हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू पढ़ ले जेई वंस अगेन। दोस्तों, ये जो लेक्चर होने वाला है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग वेव की बात करेंगे। वेव्स क्या होती हैं, कैसे जनरेट होती हैं और क्यों हम लोग वेव्स के बारे में यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया है कि भाई वेव्स के बारे में हम लोग यहां पर क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसका मैं आपको एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देता हूं कि हमको ना लाइट के बारे में पढ़ना होता है। और लाइट जो है वो खुद एक वेव है। लाइट जो है वो खुद एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और उसके बारे में क्योंकि हमें पढ़ना है तो पहले हम लोग वेव की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जिन बच्चों को वेव के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो मैं आपको यहां पर थोड़ा एक डायग्राम दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ ऐसा वेव होता है। अगर ये भी डायग्राम समझ नहीं आ रहा है तो मतलब आपने पानी में जरूर ऐसा देखा होगा, कभी किसी स्विमिंग पूल में देखा होगा या फिर घर की टंकी में देखा होगा। ठीक है, ऐसे डिस्टरबेंस क्रिएट होती, तो ऐसा ऐसा कुछ ऐसे पैटर्न टाइप में बनता है। ठीक है, बनता है क्या, कभी देखा ऐसा 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 कुछ? अगर ये भी समझ नहीं आ रहा है तो ये डायग्राम देख के तो जरूर समझ में आ जाएगा। है, ये लड़का ऐसे खड़ा होके हिला रहा है स्ट्रिंग। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि मान लो कि आपने क्या किया, दीवार पे एक कील ठोक दी, एक रस्सी ठोक दी, कील एक फिक्स पॉइंट ठोक दिया। और यहां पर आप क्या कर रहे हो, ये जो बच्चा है वो दूसरे एंड को पकड़ के ऐसे 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 उसको जर्क दे रहा है। तो जो स्ट्रिंग का जो मूवमेंट है वो कुछ हमें ऐसा ऐसा देखने को मिलेगा। तो बेसिकली हम लोग बोलेंगे कि ये वेव क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो वेव के बारे में मुझे लगता है कि एक बेसिक आइडिया आपको चल गया होगा। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो आप बिल्कुल ही सरप्राइज रह जाओगे कि जो लाइट है ना वो भी वेव होती है। जो लाइट है वो भी एक वेव होती है। तो आप लोगों के तोते खड़े हो जाएंगे, अरे हमने तो सुना है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये तो ऐसे 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 है, तो आप कैसे बोल रहे हो? चलो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव थोड़ा बता देता हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव थोड़ा बता देता हूं। तो हम लोग लेट्स से कि एक डायग्राम ऐसा कुछ बना लेते हैं। ठीक है, और इस डायग्राम में भाई साहब आपने देखा कि आपने कितने वेव साइकिल कंप्लीट कर दिए हैं। तो एक तो ये वाला अपना कंप्लीट कर दिया और एक ये वाला, दो मतलब हम लोग मान लेते हैं कि कंप्लीट हमने कर दिए। तो इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट होता, अच्छा ये आपको एक पहाड़ जैसा दिख रहा है क्या? मतलब जैसे हम लोग बचपन में ना ड्राइंग बनाते थे तो ऐसे पहाड़ बनाते थे, ऐसे 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 करके, तो वैसा ही कुछ पहाड़ दिख रहा है। तो पहाड़ का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, जो पहाड़ की चोटी होगी, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट, CREST, दैट इज क्रेस्ट। एंड जो पहाड़ की जो घाटी वाला पॉइंट है, जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, दैट इज नोन एज ट्रफ। तो ये हो गया अपना क्रेस्ट और ये हो गया अपना ट्रफ। तो क्रेस्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और ट्रफ जो होगा वो हो जाएगा मिनिमम एम्पलीट्यूड वाला। अच्छा जी, और जहां पर एम्पलीट्यूड 0 है, जो बेसिकली जो ये वाली लाइन है ना अपनी, इसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। भाई मान लो जो रस्सी है, ठीक है, अगर आप उस रस्सी को ऐसे जर्क नहीं देते, सिंपली बस ऐसे पकड़ के खड़े हो जाते, तो एक रस्सी ऐसे स्ट्रेट लाइन में दिखती कि नहीं दिखती? ऐसी तो दिखती रस्सी हमको। तो वो जो नॉर्मल केस में हमको दिखती, दैट इज योर मीन पोजीशन। वो क्या होगा? अपना मीन पोजीशन होगा। लेकिन क्योंकि हम लोग जर्क दे रहे हैं, डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो हमको ऐसा वेव क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो मीन पोजीशन है, जिस मीन पोजीशन के साथ में ये टच कर रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। तो यहां पर ये वाला भी नोड होगा, ये वाला भी नोड होगा, ये वाला भी नोड होगा, ये वाला भी नोड होगा। इनको हम लोग बोलेंगे नोड। ठीक है जी। अच्छा, क्रस्ट आपको बता सकते हो क्या? आपको दिख रहे हैं क्या क्रस्ट? जैसे ये वाला देखोगे तो क्रस्ट है। क्या ये वाला क्रस्ट नहीं है क्या यार? ये वाला भी क्रस्ट है ऑब्वियसली। क्या ये वाला क्रस्ट नहीं है क्या? ये वाला भी क्रस्ट है। और मान लो ये वाला ट्रफ है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? बोलो, ट्रफ हो जाएगा। ये वाला भी ट्रफ हो जाएगा। अब हम लोग इस वेव की कंपैरिजन एक और चीज से करते हैं। ठीक है, कभी आपने सांप चलते हुए देखा है क्या? सांप सांप चलते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, चलो कोई बात नहीं। कभी मूवीज में देखा होगा सांप चलते हुए? तो सांप मतलब हो सकता है ऐसा चलता हो, लेकिन क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो कभी 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 ऐसे ऐसे चलती है। देखिए कि कभी, मतलब ऑल्दो मेरी ड्राइंग बहुत ही बेकार है, मेरी ड्राइंग जो है वो बहुत ही बेकार है,
मैं पहले ही आपको बता देता हूं। तो ऐसा कुछ मान लो कि सांप है ना, ये सांप का मुंह है और ये क्या है, पूंछ है। दिस इज माउथ ऑफ द स्नेक, समथिंग लाइक दिस। और फिर ऐसे ऐसे इसकी बॉडी है और ये इसकी पूंछ है, ठीक है। तो मतलब सांप बेसिकली ऐसे ऐसे चल रहा है, तो इसका माउथ जो है बेसिकली फिर वो ऐसे इधर आ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो वेव की तरह ही तो चलेगा, सांप भी ऐसा मान सकते हो यार। मतलब ये इसका माउथ है ना, जब ये माउथ ऐसे आगे जाएगा तो फिर इसकी बॉडी वाला जो पार्ट है वो माउथ की जगह आ जाएगा, फिर और आगे जाएगा तो हो सकता है कि एक बार इसकी पूंछ जो है वो यहां पर आ जाए। क्यों आ सकती है कि नहीं आ सकती है भाई? ऐसे समझो, ये मान लो माउथ है और ये पूंछ है, ऐसा मान लेते हैं, नहीं उल्टा लग रहा है, तो ऐसा मान लेते हैं कि ये माउथ है, ये माउथ है, ये माउथ है, अरे ये माउथ है, अरे भाई क्या चाहिए, ये माउथ है और ये पूंछ है, ठीक है। तो जब ये सांप आगे बढ़ेगा तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जिसमें इसकी जो पूंछ है वो यहां पर आ जाएगी, माउथ ऐसे हो जाएगा। आएगी कि नहीं आएगी बोलो, ऐसा कुछ। फिर एक सिचुएशन ऐसे आएगी जहां पर इसका माउथ बेसिकली थोड़ा और आगे पहुंच जाएगा, माउथ थोड़ा और आगे पहुंच जाएगा, ऐसा कुछ, ऐसा पूंछ यहां पर आ जाएगा, माउथ यहां पर आ जाएगा। मतलब ये ऐसे 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 चल रहा है, ठीक है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये सांप को बीच में क्यों ला रहा हूं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्लियर है? पहले एक बार ये डायग्राम बना लो आप, फिर इसमें मैं इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में भी बताऊंगा। पहले डायग्राम बनाओ। बना लिया यार सभी ने? डायग्राम बना लिया, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में, अगर मैं एक और वेव बना देता हूं, ठीक है, चलो एक और वेव बना देते हैं अच्छी सी, और फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो पढ़ेंगे। सो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टर्म्स रिलेटेड टू वेव, टर्म्स रिलेटेड टू वेव। वैसे मैं आपको बता दूं, वेव पूरा एक चैप्टर है फिजिक्स में, लेकिन हम लोगों को यहां पर बस बेसिक चीजें पढ़नी है, वो बेसिक चीजें जिससे हमारा काम चल जाए, लाइट के बारे में पढ़ना आसान हो जाए, ठीक है। तो भाई मान लो कि आपने कुछ ऐसी वेव बना दी, बना दी जी, अच्छा जी, ये इसका मीन पोजीशन हो गया, है ना, ठीक ठाक ही बनी है, ओके। तो जो अपना ये वाला पॉइंट होगा, ये क्रस्ट होगा, सी बोल देते हैं इसको, ये वाला पॉइंट ये भी क्रस्ट होगा, और आगे भी अगर इसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो ऐसा कुछ कर लो, ये वाला जो पॉइंट है ये भी सी होगा। क्रस्ट मतलब चोटी, टॉप मोस्ट पॉइंट। ये वाला पॉइंट अपना ट्रफ होगा, ये वाला पॉइंट अपना ट्रफ होगा, ऐसे इधर की तरफ में भी ये वाला पॉइंट अपना ट्रफ होगा। अब जो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक होता है वेव का, दैट इज वेव लेंथ, वेव की लंबाई। तुम बोलोगे अरे ये तो पूरी वेव ही है तो पूरी लंबाई ले लो, लेकिन वेव लेंथ जो है वो हम लोग कुछ अलग लेते हैं। कैसे? आप एक वेव को देखो यार, जैसे ये यहां से लेके शुरू किया आपने, यहां से शुरू किया और भाई साहब ये यहां तक, ये एक वेव कंप्लीट हो गई कि नहीं होगी? दिख रही है? अब यही चीज फिर आगे रिपीट हो रही है, यही चीज आगे रिपीट हो रही है, ऐसा ही तो हो रहा है यार। मतलब ये एक वेव होगी ना, ये वाली तो एक वेव होगी, क्यों? यही तो होगी एक वेव, फिर यही चीज आगे रिपीट होगी, फिर यही चीज आगे रिपीट होगी, ऐसे चलती जाएगी। तो जो ये एक वेव की जो लंबाई है, दिस इज योर वेव लेंथ। भाई नाम से ही क्लियर है, वेव लेंथ मतलब वेव की लेंथ, या फिर इसको बोल दूंगा लैम्डा। अच्छा, जो ये पॉइंट होता है इसको मैंने क्या बोला था? इसको नोड बोला था ना, नोड। तो ये वाला भी नोड हो जाएगा, ये वाला भी नोड हो जाएगा। अब जब इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो क्या डेफिनेशन बनेगी? तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई नोड के बीच का डिस्टेंस, तो नोड ये 1 है, ये नोड नंबर 2 है, ये नोड नंबर 3 है, तो नोड 1 और नोड के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो लैम्डा नहीं है यार। वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सिंबल होता है इसको क्या बोलते हैं? लैम्डा। क्या बोलते हैं? लैम्डा। तो एक नोड और दूसरे नोड के बीच में डिस्टेंस देखोगे तो ये तो लैम्डा नहीं है। तो एक्चुअली ऐसा बोल सकते हैं कि दो लगातार नोड लो, लगातार मतलब सक्सेसिव, दो सक्सेसिव नोड लो और उसका डबल कर दो,
क्योंकि जो ये डिस्टेंस है वो कितना होगा यार, λ/2 होगा कि नहीं होगा, मानते हो? और फिर ये वाला भी λ/2 होगा, तो λ/2 फिर उसका डबल कर दिया λ/2, तो क्या हो गया, लैम्डा हो गया। लेकिन इसकी एक और डेफिनेशन भी हो सकती है यार। एक बात बताओ, अगर मैं इस क्रेस्ट के बीच में और इस क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस देखूंगा तो वो भी तो लैम्डा ही होगा, मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर ये डिस्टेंस लैम्डा है, थोड़ा इससे आगे खिसक जाओ तो ये डिस्टेंस भी तो लैम्डा ही होगा। तो दो कंजर्वेटिव क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये क्रस्ट है, इसके अगला क्रस्ट ये है, इसके अगला क्रस्ट ये है, तो दो लगातार क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी योर लैम्डा। बोलो हाँ या ना? दो कंजर्वेटिव, दो लगातार क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैम्डा बोलेंगे। अच्छा, कोई लोग बोले क्यों भाई, क्रस्ट को क्यों देखते हो, ट्रफ को देख लो, ये मान लो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस होगा, वो भी तो लैम्डा ही होगा। हाँ जी, वो भी लैम्डा ही होगा, बिल्कुल भाई। दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस देख लो, वो भी क्या होगा, लैम्डा होगा। दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस लैम्डा, दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस लैम्डा, लेकिन दो नोड के बीच का डिस्टेंस जो है वो लैम्डा होगा क्या, वो लैम्डा नहीं होगा। मानते हो इस बात को? दो कंजर्वेटिव नोड के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि एक नोड नंबर 1 हो गया, ये एक नोड नंबर 2 हो गया, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल नॉट बी ए वेवलेंथ वैल्यू, ये लैम्डा नहीं होगा। तो ये तो λ/2 होगा, उसका डबल करेंगे तब लैम्डा आएगा। ठीक है, सो द वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंजर्वेटिव क्रेस्ट, या फिर वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंजर्वेटिव ट्रफ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। समझ में आई कि नहीं आई? अपनी लैंग्वेज में इसको लिख लो, मैं आपको लिखवाऊंगा, लेकिन अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो। दो लगातार क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, या फिर दो लगातार ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लैम्डा। नोट करो यार, ये नोट कर लिया यार, नोट कर लिया, नोट कर लिया भाई। तो अब हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, some important terms related to wave, definition of some important terms related to wave। ठीक है जी, definition of some important terms related to wave, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वेव लेंथ, यानी कि वेव की लंबाई। क्या है वेवलेंथ? डायग्राम से समझ में आ गया क्या? वेवलेंथ इसको भी बोल सकते हैं, वेवलेंथ इसको भी बोल सकते हैं, वेवलेंथ इसको भी बोल सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डेफिनेशन क्या होगा यार, बोलो? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजर्वेटिव क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू कंजर्वेटिव ट्रफ। कंजर्वेटिव मतलब लगातार। इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव क्रेस्ट। कंजुगेटिव मतलब लगातार, कंजुगेटिव क्रेस्ट और टू कंजुगेटिव ट्रफ। ठीक है, और कंजुगेटिव वर्ड का मतलब भी यहां पर लिख देता हूं, मतलब लगातार। भाई तुम कोई भी दो क्रस्ट ले लोगे तब थोड़ी ना लैम्डा होगा। भाई तुमने बोला कि ये क्रस्ट ले लेते हैं और ये क्रस्ट ले लेते हैं, वो पिज्जा वाला क्रस्ट नहीं है यार, ये है ना, वो CRUST होता है, दिस इज क्रेस्ट। तो इस क्रेस्ट और इस क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस देखोगे तो वो थोड़ी ना लैम्डा होगा, कंजर्वेटिव क्रेस्ट होने चाहिए, कंजर्वेटिव क्रेस्ट होने चाहिए, उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, लैम्डा होगा। बोलो हाँ या ना? सही बात है, क्लियर हो गया सभी को? अच्छा जी, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन टू कंजर्वेटिव क्रस्ट और टू कंजर्वेटिव ट्रफ। अच्छा, टू कंजर्वेटिव नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा हो सकता है क्या? वो नहीं हो सकता है। दो कंजर्वेटिव नोड के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल नॉट बी लैम्डा, दैट विल बी λ/2। उसका डबल करेंगे तो हमें लैम्डा मिलेगा। ठीक है, तो इसका एक और डेफिनेशन भी, मतलब ये मैं लिख के लाया हूं, लेकिन आप देखो इसको, द वेवलेंथ इज प्रॉपर्टी ऑफ ए वेव दैट इज डिस्टेंस बिटवीन आइडेंटिकल पॉइंट्स। अब वो आइडेंटिकल पॉइंट अपने क्रस्ट भी हो सकते हैं, आइडेंटिकल पॉइंट्स अपने ट्रफ भी हो सकते हैं, आइडेंटिकल पॉइंट्स बिटवीन टू सक्सेसिव वेव्स। सक्सेसिव मतलब लगातार वेव्स के बीच में, या तो आप क्रस्ट भी ले सकते हो या आप ट्रफ भी ले सकते हो, और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लैम्डा से करते हैं। ठीक है, तो वही बात हो गई सिंपल भाषा में कि भाई दो क्रस्ट ले लो, इस वेव का क्रस्ट ले लिया और इस वेव का क्रस्ट ले लिया,
इस वेव का क्रस्ट ये है, इस वेव का क्रस्ट ये है, इनके बीच में डिस्टेंस, इस वेव का ट्रफ ले लो, इस वेव का ट्रफ ले लो, इनके बीच का डिस्टेंस। वेवलेंथ में किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। एग्जाम्पल करते हैं, मान लो भाई मैं ऐसा लिखता हूं और एक में मैं लिखता हूं ऐसा। मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूं वो एक्चुअली कुछ ऐसा है। ठीक है, ध्यान से समझना। एक वेव बनानी है, दो वेव बनानी है अपने को, है ना। अच्छा जी, तो ये बना दिया अपन ने दो वेव, ये बना दिया अपन ने दो वेव। अच्छा एक बात बताओ, लेट्स से कि ये अपना वेव ए है और ये अपना वेव बी है। आप इनका वेवलेंथ कंपेयर करके बता सकते हो क्या? बोलो यार, वेवलेंथ कंपेयर करके बता सकते हो? तो ऐसी फीलिंग आ सकती है कि वेव बी का वेवलेंथ ज्यादा है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। लैम्डा ऑफ ए विल बी इक्वल टू लैम्डा ऑफ बी। बोलो हाँ या ना? अरे भाई वेवलेंथ मतलब ये वाली लंबाई है, इसको मत देखो, दिस इज एम्पलीट्यूड। मतलब आप इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस देखोगे, यही तो लैम्डा है, और इसमें भी वही लैम्डा है। तो तुम बोलोगे सर इसमें तो ये ज्यादा है। अरे ये तो एम्पलीट्यूड है, ऊपर और नीचे जो क्रेस्ट की हाइट है या ट्रफ की जो गहराई है वो तो एम्पलीट्यूड होता है, उसका वेवलेंथ से थोड़ी ना लेना देना है। तो यहां पर ये वाली लंबाई वेवलेंथ, इधर भी ये वाली लंबाई वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ क्या हो गई? इक्वल हो गई। तो लैम्डा ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ बी। बोलो सही बात है? बोलो पहला पॉइंट क्लियर हो गया? नोट करो यार इसको, नोट कर लिया? नोट कर लिया? चलो वेवलेंथ हो गया मेरे हिसाब से। अब जो दूसरी जो प्रॉपर्टी आएगी दैट इज स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव, जिसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, v। ठीक है, स्पीड ऑफ द वेव, भाई जिस स्पीड पे वेव ट्रेवल करेगी। भाई एक सांप ऐसे ऐसे चल रहा है, एक सांप ऐसा है, दोनों की स्पीड अलग अलग है ना, है ट्रेवल वैसे ही कर रहे हैं लेकिन दोनों की स्पीड अलग अलग है। तो स्पीड मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड, दैट विल बी इट्स स्पीड। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकेंड, ये क्या हो जाएगा? उसका स्पीड हो जाएगा। और यूनिट तो ऑब्वियसली जो स्पीड वाली यूनिट होती है वही यूनिट होगी, मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? जैसे लाइट भी एक वेव है और उसकी स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है स्पीड ऑफ लाइट वेव, है ना। तुमने पढ़ा होगा स्पीड ऑफ लाइट, मैं यहां पर लिख रहा हूं स्पीड ऑफ लाइट वेव, जिनको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोलते हैं। अभी क्यों बोलते हैं वो भी रीजन समझ में आएगा। स्पीड ऑफ लाइट वेव इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट वेव क्या होगा? बोलो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही है। तीसरा इज योर टाइम पीरियड ऑफ वेव, दैट इज टी। अब ये टाइम पीरियड क्या होता है यार? टाइम पीरियड ऑफ वेव, ध्यान से सुनना भाई। मान लो कि ये एक सांप है, ठीक है, ये इसका मुंह है, ये इसका मुंह है, ये इसका मुंह है, ये इसका मुंह है, ये है इसका मुंह, और ये है इसकी पूंछ। ठीक है, सांप है ये। अब जब ये सांप ऐसे खड़ा है और अब ये मूव करेगा आगे, तो मूव करेगा तो यार ऐसे मूव करेगा भाई, इसका मुंह आगे जाएगा, इसका मुंह आगे जाएगा तो इसकी पूंछ फिर इधर आएगी, फिर ऐसे ऐसे करते एक टाइम बाद क्या होगा बताना? एक टाइम बाद क्या होगा कि भाई ये पूरा जो सांप है ना वो यहां पर आ जाएगा, मतलब इसका मुंह इधर आ जाएगा और इसकी पूंछ जो है वो यहां पर आ जाएगी। यही तो बात होगी। तो अगर आपने इस पॉइंट को फिक्स कर दिया, लेट्स से ये वाला पॉइंट फिक्स कर दिया, तो इस पॉइंट से ट्रेवल करने में सांप को कितना टाइम लगा? ये पॉइंट है,
कोई भी पॉइंट ले सकते हो भाई। इस पॉइंट पे पहले सांप का मुंह था, फिर सांप का ये वाला पार्ट आया होगा, फिर ये वाला पार्ट आया होगा, फिर ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, एंड में क्या हो गया, सांप की पूंछ यहां पर आ गई। और जब सांप की पूंछ यहां पर आ गई तो मतलब समझ लो कि सांप ने पूरा का पूरा उस पॉइंट को कवर कर दिया। तो उस दौरान कितना टाइम लगा, उस चीज में कितना टाइम लगा, दैट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ वेव। सो टाइम पीरियड ऑफ द वेव को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे कि इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए वेव टू क्रॉस ए पर्टिकुलर पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस करने में वेव को कितना टाइम लगेगा। अब मैंने आपको एग्जांपल देके बताया सांप से, तो सांप भी एक वेव की तरह ट्रेवल करता है। तो अगर आपने इस पॉइंट को चूज किया, लेट्स से कि इस रेड कलर वाले पॉइंट को चूज किया, ऐसा कुछ पॉइंट था, तो शुरू में इस रेड कलर के पॉइंट पे सांप का मुंह था, फिर मुंह थोड़ा आगे जाएगा तो सांप का थोड़ा ये मतलब मे बी पता नहीं क्या होता होगा यहां पर, वो वाला पार्ट उस पॉइंट पे आ जाएगा, फिर थोड़ा और आगे जाएगा, फिर और आगे जाएगा, एंड में क्या होगा, जब सांप का मुंह यहां पर आ जाएगा तो पूंछ यहां पर आ जाएगी। मतलब इस पॉइंट से पूरा का पूरा सांप क्या कर गया, क्रॉस कर गया, नहीं क्या। तो वही जो टाइम है वही तो क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ द वेव या टाइम पीरियड ऑफ दैट सांप। तो टाइम पीरियड ऑफ द वेव क्या हो जाएगा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए वेव टू क्रॉस ए पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। और उतने टाइम पीरियड में उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया यार, बताना। उतने टाइम पीरियड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया भाई। उसका सांप का मुंह यहां पर था और अब यहां पर आएगा, तो उतने टाइम में उतना इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, मतलब लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो नोट करके मैं ये पॉइंट लिख सकता हूं क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वेव इन वन टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बोलो, लैम्डा हो जाएगा। अरे भाई एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब तुम ये मत बोला सर ये वाला डिस्टेंस लेंगे या ये वाला लेंगे, तो स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग वाला डिस्टेंस लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस लेते हैं। तुम उसको फिजिक्स के लैंग्वेज में डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, लेकिन हम लोग ये वाला डिस्टेंस लेंगे कि दिस इज लैम्डा। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। समझ में आ गई बात, यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा जी, तो यहां तक आई थिंक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर एक बात बताओ, एक और जो कैरेक्टरिस्टिक हमको देखने को मिलती है, मतलब टाइम पीरियड तो बहुत कम जगह पर लिखा रहता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो होता है फ्रीक्वेंसी। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, जिसका सिंबल भी बड़ा अजीब सा होता है, म्यू होता है। देखो v एक अलग चीज होती है, दिस इज v, दिस इज स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव, ये क्या है बोलो, स्पीड है। क्या है, स्पीड है। दिस इज म्यू, दोनों में फर्क है ना। ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो आगे ना कंफ्यूज मत होना भाई, ये v है या फिर स्पीड है, जिसको हम लोग स्पीड ऑफ लाइट को c से भी रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन जनरल वेव के लिए तो v डिफाइन करेंगे। और ये म्यू है, क्या है, म्यू। देख रहे हो, v अलग है, म्यू अलग है, थोड़ा टेढ़ा है, ये ऐसे ऐसे ऐसा है, ठीक है ना। v ऐसा है सीधा एकदम, ये थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है। तो मतलब वैसा देखना आपको, v इज स्पीड ऑफ द वेव एंड म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ठीक है। अब इसमें स्पीड में और म्यू में क्या रिलेशन होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो जो म्यू है वो एक्चुअली c बाई लैम्डा होता है या फिर v बाई लैम्डा होता है, स्पीड अपॉन लैम्डा होता है। कैसा होता है मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले तो ये बताओ कि यार स्पीड में और फ्रीक्वेंसी में सिंबल में तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, सिंबल में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बोलो। सिंबल में तो मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब फ्रीक्वेंसी होगा क्या, फ्रीक्वेंसी डिफाइन कैसे करेंगे, तो यहां पर अपना फोर्थ जो टर्म है वो है फ्रीक्वेंसी, दैट इज म्यू, ठीक है। तो म्यू है, अब ये फ्रीक्वेंसी होता है, जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी का मैं एक नॉर्मल भाषा में मतलब समझाता हूं भाई। जैसे मान लो कि भाई बहुत गर्मियां चल रही हैं, लेट्स से आपको बहुत गर्मी लगती है, तो आपने डिसाइड किया कि यार मैं दिन में 2 बार नहाऊंगा,
क्योंकि मेरे को बहुत गर्मी लगती है, एक बार सुबह उठ के और फिर एक बार रात को सोने से पहले। तो मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी होगी 2 टाइम्स ए डे। कौन सी फ्रीक्वेंसी? नहाने की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं मैं भाई, कोई और फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहा हूं। मान लो बहुत ही और भी भयंकर गर्मी होगी, दोपहर में भी आपको एकदम आराम नहीं है, तो आपने सोचा कि यार मैं अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूं। अब मैं क्या कर लेता हूं, अपनी फ्रीक्वेंसी कर लेता हूं 3 टाइम्स ए डे। मैं सुबह भी नहाऊंगा, फिर दोपहर में भी नहाऊंगा, और फिर रात में सोने से पहले नहाऊंगा। तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 3 टाइम्स ए डे। सो दिस इज बेसिकली व्हाट फ्रीक्वेंसी इज। अगर एक लेमैन लैंग्वेज में बात करें, एक साधारण भाषा में बात करें, तो फ्रीक्वेंसी का ये मतलब होता है। अब वो नहाने का भी हो सकता है, जनरली खाने का भी हो सकता है। भाई दिन में कितनी बार खाते हो, कितनी बार 2 नंबर जाते हो, ठीक है। मे बी जैसे कोई मान लो कोई स्मोक करता है, तो उसके लिए बोल सकते हैं कि भाई तुम कितनी बार स्मोक करते हो, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी क्या है स्मोकिंग की, तो वो बोलेगा मैं 4 टाइम्स ए डे, मतलब 4 बार स्मोक करता हूँ। सो मतलब ऐसे फ्रीक्वेंसी का बेसिक आइडिया ये है ना। तो अब यहां पर वेव में फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन करेंगे, वेव में फ्रीक्वेंसी कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, मतलब अब वही सांप वाला एग्जांपल कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? सांप वाला एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सांप वाला एग्जांपल कंसीडर करते हैं। भाई मान लो ये सांप है, ये इसका मुंह है। क्या है? मुंह है, मुंह है। अबे सांप का मुंह बनाते टाइम आज मेरे सपने में सांप ही आने वाले हैं भाई, मुझे लग रहा है। वैसे ही मुझे सांप से बहुत डर लगता है, आज तो इतनी बार मैंने सांप को मेंशन कर दिया, तो मेरे सपने में आज तो सांप ही आएंगे, ठीक है। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे आप लोगों के लिए गाइडेंस सेशन बनाना था। तो लेट्स से कि जैसे कल सुबह बनाना है, तो आज रात को मैंने सोचा था कि भाई कैसा कुछ गाइडेंस सेशन बनाएंगे। तो मैंने सोचा हाँ भाई ऐसे 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 करेंगे। अब आप विश्वास नहीं करोगे, मैं पूरी रात भर मतलब उसी के बारे में ही सपने देखता रहा कि भाई ऐसा होगा ऐसा होगा। मतलब जब मैं सपना देख रहा था, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गाइडेंस वीडियो बना रहा हूं। फिर मेरी नींद खुली, अरे यार मैं तो अभी सो ही रहा हूं, गाइडेंस वीडियो तो कल सुबह बनाना है। फिर दोबारा सो गया, फिर से सपना आ रहा है कि मैं गाइडेंस वीडियो बना रहा हूं। फिर मुझे लगा कि अरे मैं तो गाइडेंस वीडियो बना रहा हूं। मतलब भाई साहब पूरी रात भर नींद नहीं आई उस गाइडेंस वीडियो के चक्कर में। तो आज तो मैंने सांप को इतनी बार मेंशन कर दिया है, तो भाई अब आज तो मेरे सपने में सांप ही आने वाले हैं। चलो देखते हैं। तो भाई ये सांप है मान लो, ठीक है, और इसका टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड कितना है? 0.2 सेकेंड है मान लो, ठीक है। कितना है? 0.2 सेकेंड या फिर 1/5 सेकेंड। समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या है बोलो? 1/5 सेकेंड। इसका टाइम पीरियड कितना है? 1/5 सेकेंड है। मतलब ये 1/5 सेकेंड में पूरा ऐसे यहां से उठ के पूरा इधर चला जाएगा, मतलब इस पॉइंट को क्रॉस कर देगा 1/5 सेकेंड में। यहां पर इसकी पूंछ है, यहां पर इसका हेड है, सर है। 1/5 सेकेंड बाद में क्या हो जाएगा ये बोलो? 1/5 सेकेंड बाद क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ हो जाएगा। मतलब इसकी पूंछ यहां पर आ जाएगी और सर यहां पर आ जाएगा। समझ रहे हो क्या बात? मतलब इसको 1/5 सेकेंड्स लगे इस पॉइंट को क्रॉस करने में। इसको कितना टाइम लगा? 1/5 सेकेंड लगा इस पॉइंट को क्रॉस करने में। अच्छा मान लो कि इसके पीछे एक और सांप भी खड़ा है। भाई वेव तो ऐसे कंटिन्यूअस ट्रेवल करती ना, अपन तो एक सांप को इमेजिन कर रहे हैं, मान लो ऐसे बहुत सारे सांप ऐसे ऐसे खड़े हैं। तो इस पॉइंट को 1/5 सेकेंड में एक सांप क्रॉस कर लेगा, फिर अगले 1/5 सेकेंड में एक और सांप क्रॉस कर लेगा, अगले 1/5 सेकंड में एक और सांप क्रॉस कर लेगा। तो एक सेकंड में कितने सांप क्रॉस कर लेंगे? 5 सांप जो है वो पूरा का पूरा इस पॉइंट को क्रॉस कर लेंगे। और सांप से मेरा मतलब है वेव। मतलब एक सेकंड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट को कितनी वेव्स क्रॉस कर लेंगी? भाई 1/5 सेकंड है इसका टाइम पीरियड, मतलब 1/5 सेकंड में एक सांप इसको पूरा क्रॉस करके यहां पर आ जाएगा। तो जो पिछला वाला सांप था वो उसकी जगह आ गया। तो फिर अगले 1/5 सेकंड में अगला सांप आ जाएगा, अगले 1/5 सेकंड में अगला सांप। तो बेसिकली एक सेकंड में 5 सांप जो हैं वो इस पॉइंट को क्रॉस कर लेंगे। अब सांप से मेरा मतलब है वेव। मतलब एक्चुअली क्या हो जाएगा? एक सेकंड में 5 वेव्स, क्या होगा बोलो? एक सेकंड में 5 वेव्स जो है वो इसको क्रॉस कर लेंगे। ये बात समझ में आ गई सभी को? तो मैं यहां पर क्या बोल दूंगा? फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या बोल दूंगा? क्या बोलूंगा बोलो? नंबर ऑफ वेव्स क्रॉसिंग a particular point in 1 second।
पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी, इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। क्या आप बता सकते हो कि म्यू की वैल्यू 1 अपॉन टाइम पीरियड होगा? बोलो हाँ या ना। तो म्यू की वैल्यू जो है वो यूनिट जो है वो सेकंड इनवर्स होगी, या फिर इसको हम लोग हर्ट्ज भी बुला देते हैं, HZ। क्या बुला देते हैं? HZ, हर्ट्ज। म्यू 1 बाई टाइम पीरियड होगा कि नहीं होगा? देखो मैंने 1 टाइम पीरियड मान लो 0.5 सेकंड 0.2 सेकंड बताया था, 1/5 सेकंड बताया था। मतलब 1/5 सेकंड में एक सांप क्रॉस करेगा, अगले 1/5 सेकंड में दूसरा, अगले 1/5 सेकंड में तीसरा, अगले 1/5 सेकंड में चौथा, और अगले 1/5 सेकंड में पांचवा। मतलब एक सेकंड में 5 सांप क्रॉस कर गए। तो मतलब 1 बाई टाइम पीरियड करेंगे और टाइम पीरियड की वैल्यू 1/5 है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। 5 वेव्स क्रॉस कर गई। सो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 बाई टाइम पीरियड। ध्यान रखना यार ये। और टाइम पीरियड की यूनिट अगर हम लोग सेकंड में लेंगे तो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी? सेकंड इनवर्स, या फिर जिसको हम लोग हर्ट्ज भी बोलते हैं। नोट करो यार, ये नोट कर लिया यार सभी ने? नोट कर लिया? फ्रीक्वेंसी वाली डेफिनेशन भी नोट कर ली। अब अपना आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट जो है, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। क्योंकि हम लोग ना इसी बारे में सब बातें करेंगे, इसी बारे में बातें करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? बोलो। फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होगा? म्यू। वी नहीं है ये, म्यू है। और वेवलेंथ का सिंबल क्या हो जाएगा? लैम्डा। ठीक है। तो यार मैंने आपको बताया था कि भाई जो अपना एक टाइम पीरियड होता है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगा बताओ यार? स्पीड इनटू टाइम होता है, इतना तो सभी को पता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? लैम्डा इज इक्वल टू स्पीड, लेट्स से v है, और इनटू टाइम पीरियड t। ठीक है। तो स्पीड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो ना। स्पीड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लैम्डा अपॉन t। भाई स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। या फिर लैम्डा इंटू 1/t, और ये जो 1/t है ये अपना टाइम पीरियड हो जाएगा। 1/t क्या हो जाएगा? बोलो। टाइम पीरियड। 1/t 1 अपॉन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होगा कि नहीं होगा? बोलो। ये भी तो बताया था फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी कि म्यू। तो मतलब स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू हो जाएगा। ये तो ये रिलेशन याद रख लो, स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू। और खुद सोच के देखो भाई, जो स्पीड है उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है कि नहीं होती है? इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू। लैम्डा की यूनिट होगी मीटर, इंटू म्यू की यूनिट होगी सेकंड इनवर्स, या फिर मतलब मीटर पर सेकंड ही हो जाएगा। तो यूनिट से ही पहचान जाओगे। वैसे आप इतना कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, इतना कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। या फिर म्यू की वैल्यू बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? स्पीड बाई लैम्डा हो जाएगा। क्या? म्यू की वैल्यू हो जाएगा v बाई लैम्डा। अब इसमें ना कंफ्यूजन हो सकता है कि म्यू कौन सा है, v कौन सा है। तो हम लोग जो स्पीड ऑफ लाइट रहती है ना उसको c से रिप्रेजेंट कर देते हैं, अगर लाइट के केस में बात करेंगे। क्योंकि मैंने बताया था लाइट भी एक वेव होती है, उसका भी कैरेक्टरिस्टिक मैं बताऊंगा। तो फॉर लाइट वेव स्पीड जो v होता है उसको हम लोग c से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो मैंने फ्रीक्वेंसी बोला था v बाई लैम्डा, उसको क्या लिख देंगे? c बाई लैम्डा लिख देंगे। तो म्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा हो जाएगा। ये याद रख लो यार, कुछ तो याद रख लो। म्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा। मतलब ये एक फॉर्मूला याद रख लो जो कि एक्चुअली आपको आगे भी काम आएगा। म्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा, है ना? ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। म्यू क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। c क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और उसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है। और लैम्डा क्या हो जाएगा? वेवलेंथ। क्या हो जाएगा? बोलो। वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लियर है सभी को? वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर यूनिट की बात करेंगे
तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स, या फिर हर्ट्ज होगा, या फिर सेकंड इनवर्स। स्पीड की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, और ये तो अपना मीटर होगा ही होगा यार। तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। अब सी की वैल्यू तो पता है 3 × 10⁸, तो अगर लैम्डा दिया रहेगा तो म्यू निकाल सकते हैं, म्यू दिया रहेगा तो लैम्डा निकाल सकते हैं। एक दो एग्जांपल्स करें क्या, एक दो एग्जांपल्स करें, देखते हैं, एक दो एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सिंपल वैल्यूज ले लेते हैं। जैसे लैम्डा की वैल्यू अगर मुझको दे दी 4 × 10⁻⁷ मीटर, तो बताना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल एग्जांपल है कि म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा हो जाएगा यार। अब यूनिट जरूर मैच करनी है, तो सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और डिवाइड बाई लैम्डा की वैल्यू 4 × 10⁻⁷ मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया। देखो 10⁻⁷ इधर है, तो ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+7 बन जाएगा, तो ये 3/4, और इंटू 10⁸ इधर है, 10⁻⁷ है, ये 10⁻+7 नहीं है, 10⁻⁷ है, तो 10⁻⁷ है ऊपर जाएगा तो 10⁻+7 बन जाएगा, तो ये 10⁸ इंटू 10⁻7 10⁻15 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, 3/4 इंटू 10⁻15, और यूनिट हो जाएगा सेकंड इनवर्स, या फिर इसको हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। 3/4 कितना हो जाएगा, 0.75 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, या फिर 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। मतलब आप देखना कि जो लाइट होती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत 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 ज्यादा होती है। लाइट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत 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 ज्यादा होती है। अच्छा, आपको ना मैं और एग्जांपल्स दूंगा जो एक्चुअली आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। मैंने आपको ना लेंथ से रिलेटेड कुछ यूनिट बताई थी, जैसे एक यूनिट बताई थी एंगस्ट्रोम, एक यूनिट बताई थी नैनोमीटर। याद आ रहा है कुछ? ठीक है जी, नहीं याद आ रहा है तो अभी याद दिला देंगे। सेकंड एग्जांपल है, हमको लैम्डा की वैल्यू दे दी 3000 एंगस्ट्रोम। क्या दे दी? 3000 एंगस्ट्रोम, और हमको बोला फ्रीक्वेंसी बताओ, फ्रीक्वेंसी यानी कि म्यू की वैल्यू बताओ, फ्रीक्वेंसी यानी कि म्यू की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सी बाई लैम्डा होता है ना। यूनिट से भी याद रख लो, कैसे भी याद रख लो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। अच्छा, तो सी की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा। अगर 3000 पुट कर दिया तो आंसर अपना गलत आ जाएगा यार, क्योंकि 3 × 10⁸ ये तो मीटर पर सेकंड है, और ये एंगस्ट्रोम है, तो यार मीटर से एंगस्ट्रोम कैसे कैंसिल आउट होगा, मतलब आंसर अपना गलत आएगा। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो लैम्डा है या तो एंगस्ट्रोम में दिया रहेगा, या माइक्रोमीटर में दिया रहेगा, नैनोमीटर में दिया रहेगा, पहले उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। देखो एंगस्ट्रोम है ये, देखो 0 आ रहा है, एंगस्ट्रोम बिंदी आ रही है, बिंदी है तो 10⁻⁻10। सो 1 एंगस्ट्रोम इज 10⁻⁻10 मीटर। आप लोग भूल गए होंगे, मैं लिख देता हूं, 1 एंगस्ट्रोम इज 10⁻⁻10। 1 नैनोमीटर, नैनो मतलब 9, तो 10⁻⁻9 मीटर आ जाएगा। 1 पीएम, पिकोमीटर, 10⁻⁻12 मीटर। और एक ये भी लिख सकते हैं माइक्रोमीटर, 10⁻⁻6 है ना, माइक्रो एम, ये हो जाएगा माइक्रोमीटर। माइक्रो मतलब 6, एमएस ऐसे याद करवाया था, एमएस, एम मतलब माइक्रो और एस मतलब 6, तो माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6। तो हमको अब ये एंगस्ट्रोम दिया हुआ है 3000 एंगस्ट्रोम, तो 3000 और इंटू एंगस्ट्रोम मतलब 10⁻⁻10 मीटर, तो ये 3 × 10⁻⁻7 मीटर हो गया। बोलो हाँ या ना। ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। अब जो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा आप यूज करोगे ना, उसमें लैम्डा की वैल्यू ये पुट करेंगे, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगा सी बाई लैम्डा, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाई 3 × 10⁻⁻7 मीटर। अब मीटर से मीटर कैंसिल आउट होगा, अब भी मजा आएगा ना बीड़ू, अभी आएगा मजा। मीटर से मीटर कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट। अब कुछ लोग क्या करेंगे, सिंपल है, 10⁸ से 10⁻7 कैंसिल आउट, आंसर आ गया 10। अरे भाई ऊपर 10⁸ है, नीचे 10⁻⁻7 है, कैसे कैंसिल आउट करोगे? 10⁻⁻7 है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, 10⁻+7 बन जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, 10⁻15 हर्ट्ज आएगी कि नहीं आएगी? बोलो कितनी आएगी, 10⁻15 हर्ट्ज, या फिर 1 × 10⁻15 हर्ट्ज, कुछ भी बोल सकते हो। बात समझ आ गई? क्लियर हो गया यार? नोट करो, ये नोट कर लिया भाई सभी ने? नोट कर लिया सभी ने? नोट कर लिया सभी ने? तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूं होमवर्क में,
ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है, जिसमें मैं आपको लैम्डा की वैल्यू दूंगा और उससे आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें लैम्डा की वैल्यू दी हुई है, पहला क्वेश्चन है जिसमें लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 0.001 मिलीमीटर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 600 माइक्रोमीटर। तीसरा है लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 1000 नैनोमीटर। चौथा है लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 5800 एंगस्ट्रॉम। पांचवा है लैम्डा की वैल्यू 400 पिकोमीटर दी हुई है। सिक्स्थ है लैम्डा की वैल्यू 124 नैनोमीटर दी हुई है। तो ये कुछ 6 क्वेश्चंस है जिसमें लैम्डा की वैल्यू दी हुई है। क्या दिया हुआ है? लैम्डा की वैल्यू दी हुई है। एंड दीज ऑल वैल्यूज आर गिवन फॉर लाइट वेव। तो हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा लगाएंगे और बस लैम्डा को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है। तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है बस ये यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन ज्यादा है और फॉर्मूला का कम है, क्योंकि सी की वैल्यू तो पता ही है सभी को 3 × 10⁸। बस लैम्डा की वैल्यू मीटर में निकाल लो, उसको पुट कर दो तो वहां से फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। कर लोगे यार सभी लोग? इतना तो कर लोगे? अरे करोगे ना, तो ये अपना होमवर्क है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि भाई साहब जो लाइट है वो भी वेव होती है। तुम बोलोगे सर लाइट जो है वो भी वेव होती है। तुम बोलोगे सर हमने तो सुना है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ऐसे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब ध्यान से सुनना, जो लाइट की वेवलेंथ है वो बहुत 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 कम होती है। क्या होती है? बहुत 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 कम होती है। वेवलेंथ मतलब ये वाली लंबाई। भाई एक ऐसी वेव है मतलब वेवलेंथ ज्यादा है, और एक ऐसी वेव है मतलब वेवलेंथ कम है, ठीक है। इस वाली वेव की वेवलेंथ ज्यादा है, मोर वेवलेंथ, ठीक है। एम्पलीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये वाला डिस्टेंस जो है वो इसका ज्यादा है और इसमें क्या है बोलो? लेस वेवलेंथ। इतनी बात तो समझ में आ रही है? इतनी बात तो समझ में आ रही है? लेस वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है? कम है। मतलब देखो, मैं आपको सामने कुछ वेव्स बनाता हूं और आप लोग देखना कि यहां पर हो क्या रहा है। मैंने पहली वेव बनाई तो कुछ ऐसी बनी, लेट्स से, ठीक है, मतलब वेवलेंथ ज्यादा है ना, यही तो डिस्टेंस है वेवलेंथ ये। फिर मैंने ऐसी वेव बनाई तो वेवलेंथ क्या होगी बोलो यार? कम हो गई, ये डिस्टेंस कम हो गया, दिख रहा है? कम हो गया। फिर मैंने ऐसी वेव बनाई, क्या डिफरेंस है यहां पर? एम्पलीट्यूड को छोड़ दो, एम्पलीट्यूड को छोड़ दो, है ना, ये वाले डिस्टेंस को छोड़ दो। ये वाली वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, इसमें वेवलेंथ थोड़ी कम हो गई, इसमें वेवलेंथ और भी कम हो गई। अब इसको कम करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, 10⁻⁻10 मीटर कर दो, 10⁻⁹ मीटर कर दो, तो कैसी हो जाएगी? ऐसी कुछ हो जाएगी क्या? मतलब अगर इतना कम कर दोगे तो आपको लगेगा ऐसे ही चल रही है, तो यार नहीं, क्या स्ट्रेट लाइन में चल रही है? ऐसा लग ही नहीं रहा कि ऐसे घूम रही है, समझ रहे हो? आप एकदम ऐसे 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 कर दोगे तो आपको क्या लगेगा कि भैया ये तो ऐसे स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ऐसे। बात समझ रहे हो? तो मतलब जब वेवलेंथ की वैल्यू कम होती जाएगी तो क्या होगा? वेवलेंथ की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा बोलो? अरे क्या होगा? जब वेवलेंथ की वैल्यू कम होगी तो हमको लगेगा कि स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ऐसा कुछ, मतलब और पास कर देंगे ऐसा। तो मैं आपको एक बात, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर दे देता हूं अभी से ही। जो लाइट है वो आपने सुना है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जो लाइट है वो आपने सुना है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन लाइट खुद एक वेव है। तो वो स्ट्रेट लाइन में क्यों हमको ट्रेवल करती हुई महसूस होती है, या फिर बहुत सारे फिनोमिनाज ऐसे क्यों हैं जिससे हमें लगता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है? क्योंकि लाइट का जो वेवलेंथ वैल्यू है वो बहुत बहुत कम है, 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, इस ऑर्डर का वेवलेंथ है। अगर इस ऑर्डर का वेवलेंथ है तो बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट या 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, और इसलिए हमें लगेगा कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, बात समझ आ गई यार? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यार सभी को? क्लियर हो गया सभी को? तो अब अगर मैं लाइट वेव की बात करूंगा तो लाइट वेव कुछ ऐसे ट्रेवल करती है यार।
ठीक है, मतलब कुछ ऐसा मान लो, लेट्स से कि इधर की तरफ इस डायग्राम में देख लेते हैं। तो जैसे लाइट मान लो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में जब वो ट्रेवल करती है तो जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। मतलब लेट्स से कि एक्स एक्सिस के अलोंग लाइट रे ट्रेवल कर रही है, जैसे ये ब्लैक कलर वाली जो लाइन है, लेट्स से जेड एक्सिस के अलोंग या एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग, किसी के अलोंग भी मान लो, ये प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट इस ब्लैक लाइन के अलोंग है, ठीक है। तो जो ब्लू कलर वाली है वो क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये जनरेट करती हुई चलेगी। और जो रेड कलर वाली लाइट है, जो रेड कलर वाला पैटर्न है, वो मैग्नेटिक फील्ड का है, तो उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब आप ऐसे समझो कि अगर एक्स एक्सिस जो है दैट इज प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट या फिर प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका नाम भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसीलिए पड़ा है, मैं अभी बताऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वाई एक्सिस के अलोंग उसका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। वाई एक्सिस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जेड एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब जिन लोगों ने एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है, तो उनको थोड़ा याद आ रहा होगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो चार्ज पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्ट होते हैं। अब मान लो जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल रख दे और लाइट तो आ ही रही है, तो वो चार्ज पार्टिकल मूव करना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है भाई, लाइट तो हर जगह है, तो चार्ज पार्टिकल्स अपने आप ही मूव करने चाहिए उजाले में, जहां पर भी लाइट है वहां पर चार्ज पार्टिकल्स मूव कर जाने चाहिए, चार्ज पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट कर जाने चाहिए, लेकिन वो डिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना डिफ्लेक्ट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देगा, और इसकी वजह से क्या होगा, नेट मूवमेंट जीरो होगा। नेट मूवमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर लाइट से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है तो उसके रास्ते में आने वाले जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट क्यों नहीं करते हैं या फिर वो मूव क्यों नहीं करते हैं। तो उसका रीजन ये है कि जितना डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा, उसके ठीक अपोजिट डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको जिस डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश करेगी, मैग्नेटिक फील्ड उसको ठीक उतना ही एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाएगी, इसलिए रास्ते में आने वाले चार्ज पार्टिकल्स बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। अब इसका जो नाम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों रखा, वो आप बताइए भाई, बताओ क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों रखा है? इसका जो नाम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों रखा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों रखा है इसका नाम? अरे नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो मतलब क्या हो जाएगा बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है ये। इलेक्ट्रो मतलब क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली बोलो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है, मतलब इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। और मैग्नेटिक मतलब इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और ये दोनों आपस में तो परपेंडिकुलर होंगे, साथ में प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वाली जो डायरेक्शन है उसके भी परपेंडिकुलर होंगे। भाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही तो होते हैं। तो जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ऐसे ही बहुत सारे टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, ठीक है। और उनके लिए ये वाली रिलेशन तो एग्जिस्ट करेगी, म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। बोलो करेगी कि नहीं करेगी? म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो तुम बोलोगे सर जिस लाइट की वजह से हम लोग देख पाते हैं वो भी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? बिल्कुल दोस्तों, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और वो स्पीड ऑफ लाइट पे ही ट्रेवल करेगा। तो क्या और भी कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनके बारे में आप जानते हैं? बिल्कुल होती हैं, जैसे एक्स रेज है, जैसे गामा रेज है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, विजिबल रेडिएशन है, ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन है, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट पहले बता देता हूं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में पूछा जाता है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में पूछा जाता है वो होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। क्या होती हैं? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ठीक है।
या फिर विजिबल रेडिएशंस या फिर इंफ्रारेड, ये तीन के बारे में सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखूंगा, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, तो अल्ट्रावायलेट ज्यादा होगा, फिर अपना विजिबल आएंगी और फिर अपना क्या आएंगी बोलो, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। अच्छा, इसको ना आप ऐसे याद रख सकते हो। अच्छा, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड, आपने सुना है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हार्मफुल रहती हैं स्किन के लिए, ये प्रॉब्लम कर देती हैं, ये प्रॉब्लम कर देती हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हार्मफुल रहते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा रहती है, और एनर्जी ज्यादा तभी होगी जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो ऐसे याद रखना है, क्योंकि ना कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। आपको ये तो याद रहेगा कि विजिबल के एक तरफ अल्ट्रावायलेट है, एक तरफ इंफ्रारेड है, लेकिन कौन सा फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, तो कंफ्यूजन रहेगा। मतलब मैंने खुद अभी तक लोगों को देखा है जिनको कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं ऐसे याद रखता हूं, आप कोशिश करो कि ऐसे याद रख लो, नहीं तो फिर कोई तरीका है तो आप कुछ और तरीके से याद रख सकते हो, लेकिन आपको याद रखना अल्टीमेटली क्या याद रखना है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हार्मफुल होती हैं। ये हमने सुना है, बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो ओजोन लेयर है वो अल्ट्रावायलेट रेज को रोक के रखती है उधर। मतलब अल्ट्रावायलेट रेज हार्मफुल होती है, इतना तो पता है। क्यों हार्मफुल रहती है, क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा रहती है। तो जैसे स्किन पे टकरा गई तो स्किन बर्न कर देंगी, जला देंगी, मतलब उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। और उनकी एनर्जी ज्यादा होगी मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। तो मतलब फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अल्ट्रावायलेट सबसे ज्यादा, फिर विजिबल और फिर इंफ्रारेड। फिर अगर यहीं पर वेवलेंथ की बात करेंगे तो वेवलेंथ की बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा यार, अल्ट्रावायलेट सबसे कम, विजिबल ज्यादा और इंफ्रारेड सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या था, याद करो, सी बाई लैम्डा था। फ्रीक्वेंसी क्या था बोलो, सी बाई लैम्डा। तो जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी कि नहीं होगी यार? जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। मतलब लैम्डा और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अगर मैं वेवलेंथ को बढ़ाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो वेवलेंथ कम होगी। तो यहां पर अल्ट्रावायलेट के लिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी बोलो, कम होगी। अच्छा, विजिबल में आप मुझे बताइए, विजिबल में आप मुझे बताइए, विबग्योर सुना है क्या कभी? विबग्योर, विजिबल में क्या होगा बोलो, विबग्योर होगा। और विबग्योर में, विबग्योर का जो लास्ट वाला है वो रेड ही तो है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और फिर रेड से क्या शुरू हो जाएगा, इंफ्रारेड। रेड से क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड। समझ में आ गई बात? तो अब यहां पर भी कंफ्यूजन रहता है कि कौन से वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, कौन से वाले की वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो मतलब आप तो ऐसे समझो कि विजिबल में विबग्योर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड के जस्ट बाद में इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है कि नहीं होती है? देख लो यार, वेवलेंथ जो है वो विजिबल से ज्यादा होती है इंफ्रारेड। तो मतलब ये रेड जो है वो एक्चुअली इसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। याद रखना है, रेड जो होता है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। जो रेड है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो अगर मैं विबग्योर की बात करूंगा, विबग्योर की बात करूंगा तो रेड के लिए वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मिनिमम होगी। बोलो हाँ या ना भाई? वेवलेंथ मैक्सिमम है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम। और वायलेट के लिए फिर क्या बोलेंगे, वायलेट एकदम एक्सट्रीम में है तो क्या हो जाएगा, मिनिमम लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू मिनिमम तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैक्सिमम। याद रख लोगे ये बातें यार? अब मैं आपको वो डायग्राम दिखा देता हूं, पूरा स्पेक्ट्रम दिखा देता हूं, ठीक है? पूरा स्पेक्ट्रम दिखा देता हूं। देखो ये वाला, देखो ये वाला, ऐसा कुछ आपको ये स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा, ठीक है जी? ये स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा और ये ऑर्डर आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, क्या क्या बातें याद रखनी है मैं आपको बताऊंगा। और ये एक्चुअली केमिस्ट्री में भी नहीं, आप मतलब लिटरली किसी भी कहीं पर भी आप देखोगे तो ये तो जनरल चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई गामा रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट होती हैं, है ना, एफएम होता है, एएम होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। तो देखो इधर की तरफ, सबसे इधर की तरफ आ रही है आपकी गामा रेज। क्या आ रही है बोलो, गामा रेज। ये है गामा रेज, फिर एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, और बीच में अपना छोटा सा क्या है, विजिबल है। तो मैं जिसकी बारे में बात कर रहा था वो ये है, एक्चुअली ये वाले पार्ट के बारे में बात कर रहा था। देखो अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड। पहले इस पार्ट पे फोकस करेंगे। अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी,
फिर विजिबल और फिर इंफ्रारेड। विजिबल को भी मैंने ऐसे 7 कलर्स में डिवाइड कर दिया, विजिबल में ही तो होता है कलर वाला पार्ट, तो विजिबल को भी मैंने 7 कलर में डिवाइड कर दिया और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विबग्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, विबग्योर, यही तो होता है विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और आपको देखो कलर की इंटेंसिटी भी वैसे ही दिखाई दे रही है, कलर भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो रेड वाले के लिए क्या होगा बोलो, क्योंकि रेड के बाद में इंफ्रारेड आ जाता है। अब जैसे एकदम पूरा रैंडम अगर आपको थॉट सोचना है तो क्या सोचोगे भाई, अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो हार्मफुल रहती है, मतलब उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, मतलब वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। तो अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ कम, उससे ज्यादा विजिबल, उससे ज्यादा इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, मतलब रेड की क्या होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी। रेड के लिए वेवलेंथ ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी। वायलेट के लिए क्या बोलोगे, उल्टा, मतलब उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। अच्छा, जो ये विजिबल रीजन होता है, जो विजिबल रीजन होता है वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में होता है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपको जैसे वेवलेंथ दे दिया, पूछेंगे भाई ये विजिबल रीजन में है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि विजिबल रीजन कहां से कहां तक होता है। वायलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर या फिर मैं बोलूं 4000 एंगस्ट्रोम। रेड के बारे में बताऊंगा तो 750 नैनोमीटर या फिर 7500 एंगस्ट्रोम। तो मैं क्या बोलूंगा आपको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहां पर बता देता हूं, और ये लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप मान लो कहीं पर जा रहे हो, आप एकदम बारिश आ रही है रात को 12 बजे, आपने किसी ऑटो वाले को हाथ दिया, रिक्शा रिक्शा रिक्शा, अरे भैया उधर चलोगे क्या, रिक्शा वाला बोलेगा हाँ पहले ये बताओ कि विबग्योर में कौन से वाले कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, आपको नहीं पता होगा। मतलब ये केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, जनरल फिनोमिना भी है, जनरल चीजें भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहां पर बता देता हूं, वन बाय वन। मैं एक्चुअली बेसिकली इसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं कि हाँ आप ये छोटी छोटी बातें याद रख लो, फिर एंड में ओवरऑल ऑर्डर भी बता दूंगा। तो सबसे पहला तो मैंने बताया था कि विजिबल के इधर वाला एक और इधर वाला एक, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड। तो अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रहती है क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो अगर फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर देखूंगा मैं, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर देखूंगा तो क्या होगा, अल्ट्रावायलेट सबसे ज्यादा, फिर विजिबल और फिर इंफ्रारेड। ठीक है जी, पहला पॉइंट, कोई समस्या किसी को? अब यहीं पर उल्टा कर देंगे तो वेवलेंथ का ऑर्डर आ जाएगा, वेवलेंथ का ऑर्डर। तो अल्ट्रावायलेट का कम, विजिबल का ज्यादा, इंफ्रारेड का सबसे ज्यादा। अब अगर इसी विजिबल को डिवाइड कर लेंगे, इसी विजिबल को अगर हम लोग देखेंगे डिटेल में तो ये विबग्योर होगा, बोलो हाँ या ना, विबग्योर होगा। और इसकी जो लैम्डा की वैल्यू है वो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर होगा। अब कई जगह पर ना ये वैल्यू नैनोमीटर में लिखी रहती है, तो याद कर लेते हैं लोग बाग 400 से 750 या 400 से 800 मान लो, 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। अब कई जगह पर एंगस्ट्रॉम में लिखी रहती है तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे कभी कभी तो मैं पढ़ता हूं कि 400 से 750 होता है, फिर कहीं कहीं ये लिख देते हैं कि 4000 से 7500 होता है, क्या चक्कर है? अरे भाई यूनिट तो देख लो, नैनोमीटर में देखोगे तो 400 से 750 नैनोमीटर, या फिर मैं क्या बोल दूंगा 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये नहीं सोचना है कि यार कहीं कहीं पर 400 से 750 लिखा रहता है, कहीं कहीं पर 4000 से 7500 लिखा रहता है। नैनोमीटर में देखोगे तो 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, एंगस्ट्रोम में देखोगे तो 4000 नैनो एंगस्ट्रोम से 7500 एंगस्ट्रोम, बात एक ही है। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, विबग्योर में एक बार फिर से बता दो, विबग्योर में एक बार फिर से बता दो, जो रेड है उसके बाद में इंफ्रारेड आ जाएगा, और इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो रेड के लिए क्या होगा, वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा। हाँ या ना बोलो यार, वेवलेंथ मैक्सिमम, फ्रीक्वेंसी मिनिमम। वायलेट के लिए क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, मिनिमम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। हाँ या ना बोलो, सही है, समझ आ गया? इतनी बातें तो समझ में आ गई। ये रेंज याद रख लोगे क्या? इसको क्या बोलते हैं,
इसको बोलते हैं रेंज फॉर विजिबल रीजन। रेंज फॉर विजिबल रीजन आपके लिए होमवर्क है कि मैंने वेवलेंथ की रेंज लिख दी है, आप फ्रीक्वेंसी की रेंज बताओ। होमवर्क है ये आपके लिए, कमेंट करना। भाई मैंने विजिबल रीजन के लिए रेंज लिखी ना, एक रेंज होगी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ थोड़ी ना होगी, एक रेंज होगी, क्योंकि वायलेट का कुछ अलग वेवलेंथ होगा, इंडिगो का कुछ अलग होगा, ब्लू का अलग होगा, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड का सबका अलग अलग वेवलेंथ होगा। तो एक रेंज ऑफ वेवलेंथ एग्जिस्ट करेगा। वो रेंज क्या है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम। तो मुझे फ्रीक्वेंसी की रेंज बताओ। अरे तो कुछ नहीं करना, 4000 एंगस्ट्रॉम है, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकाल लो। 7500 एंगस्ट्रॉम है, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकाल लो। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा खुद ही सोच के बताना, इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी या इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी? सोच के बताओ। भाई इसमें वेवलेंथ ज्यादा है तो इसमें फ्रीक्वेंसी कम आएगी, इसमें वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी देख लो, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी देख लो, और वो अपनी फ्रीक्वेंसी की रेंज हो जाएगी। तो मैंने यहां पर क्या लिखा है? रेंज फॉर विजिबल रीजन। वेवलेंथ की रेंज मैंने बताई है, फ्रीक्वेंसी की रेंज आप मुझे कमेंट करके बताओ। कर लोगे? बहुत सिंपल है, ठीक है जी। अच्छा अब उसके अलावा एक चीज और बच गई छोटी सी, कि ओवरऑल जो इन तीनों के अलावा भी तो हैं। अच्छा आपने सुना होगा कि यार एक्सरे ना ज्यादा नहीं करवाना चाहिए, जैसे किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो एक्सरे करवाते हैं, तो बोलते हैं कि भाई जैसे जहां पर एक्सरे कभी अगर आप कभी साथ गए हो एक्सरे करवाने तो ऐसे लिखा रहता है कि हार्मफुल रेडिएशन एक्सरे, फिर ऐसे खतरा बना रहेगा, ऐसे क्रॉस, इधर ना जाएं। तो एक्सरेज और भी हार्मफुल होती हैं, और उनसे भी ज्यादा हार्मफुल रहती है गामा रेज। उनसे भी ज्यादा हार्मफुल रहती है गामा रेज, क्योंकि उनकी एनर्जी और भी ज्यादा होती है। अच्छा रेडियो तो चलता है ना, मतलब भाई रेडियो वेव्स की हेल्प से ही रेडियो चलता है। अगर वो हार्मफुल रहती तो ऐसे ही चल रहा होता क्या? नहीं चल रहा होता, क्योंकि रेडियो वेव्स जो है वो एकदम लीस्ट हार्मफुल होती है, उनकी एनर्जी बहुत कम होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, क्योंकि उनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। तो ये लॉन्ग रेडियो वेव्स होंगी जिनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। फिर रेडियो वेव्स होंगी जिसमें AM और FM आएगा। AM की वेवलेंथ ज्यादा होती है, FM की वेवलेंथ कम होती है। फिर माइक्रोवेव आएगा, फिर अपना ये इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट आएगा, फिर एक्सरेज और गामा रेज। तो अगर मैं आपको बताऊं, देखो ध्यान से सुनना, एक तरफ से कहीं से भी याद रख लो आप, मतलब आप तो ये समझो कि अल्ट्रावायलेट रेज हार्मफुल रहती हैं हार्मफुल, सुना है? अल्ट्रावायलेट रेज हार्मफुल रहती हैं, उनसे भी ज्यादा हार्मफुल एक्सरेज, और उनसे भी ज्यादा गामा रेज। तो गामा रेज का हार्मफुल होने का रीजन ये है कि उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर लिखेंगे तो गामा रेज का सबसे ज्यादा, एक्सरेज का उससे कम, अल्ट्रावायलेट का उससे भी कम, फिर विजिबल का उससे भी कम। भाई विजिबल तो हमारे आसपास है, हम थोड़ी ना मर रहे हैं उससे, क्योंकि उसकी एनर्जी उतनी नहीं है, फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं है, हमारे शरीर को डैमेज नहीं करती है। उससे भी कम इंफ्रारेड, उससे भी कम माइक्रोवेव, फिर FM, फिर AM, और फिर लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो क्या हो जाएगा अगर मैं आपको बोलूं कि भाई फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर लिखो, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूरा स्पेक्ट्रम में, तो सबसे क्या था? सबसे पहले क्या था? बोलो गामा रेज, गामा रेज। फिर क्या था? बोलो एक्सरेज, है ना? एक्सरेज खतरा वाला साइन, क्योंकि एनर्जी ज्यादा होगी। फिर क्या होगा? बोलो अल्ट्रावायलेट रेज। ये दो ही तो अलग से याद रखनी थी, फिर वो तीन तो अपना वही वाला हो गया, अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, और फिर अपना इंफ्रारेड। क्यों? ये तीन तो मतलब अलग से हम लोग इसके बारे में काफी ज्यादा डिटेल में चर्चा करी है, ठीक है? तो ये दो ही तो अलग से याद रखनी है, GX, गामा रेज और एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड। इंफ्रारेड के बाद में क्या आ जाएगा? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के बाद में आ जाएगा रेडियो वेव्स, और रेडियो वेव्स के बाद में आ जाएगा लॉन्ग रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स, और उसके बाद में आ जाएगा लॉन्ग रेडियो वेव्स। और रेडियो वेव्स में भी देखेंगे तो FM ज्यादा होता है एज कंपेयर टू AM। FM ज्यादा होता है एज कंपेयर टू AM। हाँ, FM ज्यादा होगा एज कंपेयर टू AM, ठीक है जी। अब इसका उल्टा कर देंगे तो हमारा वेवलेंथ का ऑर्डर आ जाएगा। तो पहला हो गया फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर, दूसरा क्या है? लैम्डा या फिर वेवलेंथ का ऑर्डर।
वेवलेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा बोलो, वेवलेंथ का ऑर्डर। तो वेवलेंथ का ऑर्डर उल्टा कर देंगे तो लॉन्ग रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, उसमें भी लॉन्ग रेडियो वेव्स। फिर अपना रेडियो वेव्स आएंगी, तो रेडियो वेव्स में AM ज्यादा FM कम, ये अपनी रेडियो वेव्स हो गई, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, माइक्रोवेव। उसके बाद में क्या हो जाएगा, फिर ये इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट, फिर अपना एक्सरेज और फिर गामा रेज। समझ में आ गई बात भाई, क्लियर हो गया। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो यार, इसको नोट कर लिया यार सभी ने, क्लियर हो गया, अंडरस्टूड। तो ये अपना पॉइंट हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं ये। और मैंने आपको बोला था कि यार मैं एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स जरूर करवाऊंगा, ठीक है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स मैं जरूर करवाऊंगा। तो ये एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 2.3। मतलब अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे, है ना, अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा, प्रॉब्लम नंबर 2.3। द विविध भारती स्टेशन। अब एनसीईआरटी की ये है कि वो एकदम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देते हैं, जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स होती हैं वो। द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, है ना, FM वगैरह सुना होगा, उसमें बोलते हैं दिल्ली ब्रॉडकास्ट एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्ज, 1368 किलो हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1368 किलो हर्ट्ज है, तो इंटू 10⁻³ कर दो, इतना हर्ट्ज हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर, विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू। तो ऑल इंडिया रेडियो है तो ऑब्वियसली रेडियो वेव्स ही होंगी, वैसे तो पता ही है, लेकिन देख लेते हैं भाई। म्यू की वैल्यू क्या होती है, C/λ होती है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, बस इतना सा करना है। तो म्यू की वैल्यू 1368 नहीं करना है, बस 1368 इंटू 10⁻³ करना है, इज इक्वल टू C/λ। तो C 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई लैम्डा। अब 10⁻³ से ये 10⁸ कैंसिल आउट हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 इंटू 10⁵ और डिवाइड बाई 1368। सही है क्या, 3 डिवाइडेड बाई 1368 इंटू 10⁵, ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, सोल्व करना पड़ेगा, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है तो सोल्व तो करना ही पड़ेगा। 3 डिवाइडेड बाई 1368 कर लेते हैं, 3 डिवाइड बाई 1368 इंटू 10⁵ आएगा ना, तो भाई ये 219 मीटर आ जाएगा मेरे हिसाब से, 219 मीटर। और इतनी ज़्यादा वेवलेंथ तो भाई साहब रेडियो वेव्स की ही होती है। किसकी होती है, रेडियो वेव्स की ही होती है, ठीक है। 219 मीटर आ गया, अंडरस्टूड यार, क्लियर है सभी को। 219 मीटर आ जाएगा, 1368 है ना, 1368 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू C/λ। तो 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू इधर से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई 1368, 219 मीटर आ जाएगा, ठीक है भाई साहब। चलो अगला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। यही क्वेश्चन जो मैंने एक्चुअली आपको होमवर्क में दिया था, ये एनसीईआरटी का भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, एनसीईआरटी का भी प्रॉब्लम है ये। मैंने क्या दिया था देखो, द वेवलेंथ रेंज फॉर विजिबल रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम वायलेट टू रेड। वायलेट का वेवलेंथ कितना बोला, 400 नैनोमीटर, और रेड का बोला 750 नैनोमीटर। एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसीज। भाई क्या करना है, 400 नैनोमीटर है, बस आप उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लो, 750 नैनोमीटर है, उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लो। और देखो कितने अच्छे इंसान है, देखो कितने अच्छे इंसान है, लिख भी रखा है कि भाई 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁹ मीटर होता है। तो मतलब बेसिकली दो प्रॉब्लम्स हैं ये, 400 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकालना, फिर 750 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकालना। तो जैसे पहला कर लेते हैं, जब लैम्डा की वैल्यू 400 नैनोमीटर है, किसके लिए, वायलेट के लिए। अच्छा एक खुद सोच के बताओ कि वायलेट कलर के लिए लैम्डा की वैल्यू जो है वो कम है, वायलेट कलर के लिए लैम्डा कम है ना, वायलेट कलर के लिए लैम्डा कम है, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, ज्यादा आएगी, ऑब्वियसली ज्यादा आएगी। कैसे देखते हैं एक बार, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू C/λ, तो C हो गया 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई लैम्डा। लैम्डा कितना है, अब लैम्डा जो है वो 400 नैनोमीटर है, तो उसको हमको पहले 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर में लिखना पड़ेगा।
मतलब 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर। क्यों? 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर, 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी? c बाई लैम्डा, तो 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई लैम्डा 4 इंटू 10⁻⁷। c की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है और ये मीटर में, तभी तो देखो ना मीटर से मीटर कैंसिल आउट होगा भाई साहब। क्या भाई साहब, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, 10⁸ से 10⁻⁷ तो कैंसिल आउट नहीं कर दोगे ना, डिवाइड में है वो। अगर ऊपर 10⁸ और नीचे 10⁷ होता तब कैंसिल आउट करते, अभी कैंसिल आउट नहीं करेंगे। तो ये वैल्यू 3/4 इंटू 10⁸ और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+7 बन जाएगा। 3/4 मतलब 0.75 इंटू 10⁻15, या फिर मैं लिख दूंगा 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट कलर। देख लो कितनी ज्यादा है, 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। समझ में आई बात? अच्छा, दूसरा वाला और कर लो यार, रेड कलर के लिए भी कर लो, रेड कलर के लिए भी कर लो। रेड कलर के लिए लैम्डा की वैल्यू 750 नैनोमीटर दी हुई है, मतलब 750 इंटू 10⁻⁹ मीटर, या फिर मैं लिख दूंगा कि 75 इंटू 10⁻⁸ मीटर। सही है क्या? 75 इंटू 10⁻⁸ मीटर। ठीक है, अब इसको 75 इंटू 10⁻⁸ मीटर है, सही है। अब रेड कलर के लिए देख लेते हैं। रेड कलर के लिए लैम्डा की वैल्यू 75 इंटू 10⁻⁸ मीटर है, तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो म्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा हो जाएगा। म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? c बाई लैम्डा। म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c बाई लैम्डा। तो म्यू इज इक्वल टू c मतलब वही 3 इंटू 10⁸ मीटर डिवाइड बाई लैम्डा 75 इंटू 10⁻⁸ मीटर। ये मीटर पर सेकंड है और ये मीटर है, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, ऊपर जाएगा। अच्छा, 3/75, 3/75 इंटू ये 10⁸ और ऊपर जाएगा 10⁸ तो 10⁻16 बन गया। 3/75 को कैंसिल आउट करोगे तो 1/25 आ जाएगा क्या? सो 1/25 इंटू 10⁻16, 1/25 इज 0.04 इंटू 10⁻16, या फिर 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। देख लो भाई, उसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ रही थी? 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, इसमें आ रही है 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो एक्चुअली जो अपना जो रेंज ऑफ विजिबल रीजन होगा, रेंज ऑफ विजिबल रीजन, रेंज ऑफ विजिबल रीजन, रेंज ऑफ विजिबल रीजन, तो अगर वेवलेंथ के टर्म्स में देखेंगे, वेवलेंथ के टर्म्स में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, या फिर 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम। ये क्या होगा? वेवलेंथ का रेंज होगा 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम। 4000 वाला कौन सा है, या फिर 400 से 750 नैनोमीटर में ये वाला कौन सा है? वायलेट है ना, विबग्योर का वायलेट एंड, और ये वाला रेड वाला एंड है। यहीं पर अगर मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में देखूंगा तो क्या होगा? इसमें 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज और उसमें 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज से लेके 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज हो जाएगा। अब ये बताना क्या है, वायलेट है क्या ये? नहीं। ये वायलेट है क्या? नहीं। अरे भाई, वायलेट के लिए लैम्डा की वैल्यू कम है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा आएगी। तो ये वाला अपना वायलेट होगा, समझे बात को? ये वाला अपना वायलेट होगा और ये वाला फिर अपना रेड होगा। रेड के लिए वेवलेंथ की वैल्यू ज्यादा है, रेड के लिए वेवलेंथ की वैल्यू ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कम होगा। बात समझ आई यार? नोट करो भाई सभी लोग, नोट कर लिया यार सभी ने? नोट कर लिया सभी ने? एक ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2.5। अगेन एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है, अगेन एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है। ठीक है, कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो पहले तो हम लोग वेवलेंथ की वैल्यू देख लेते हैं।
लैम्डा की वैल्यू 5800 एंगस्ट्रॉम है। मतलब देखो ना, याद करो यार, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच में है, तो येलो है, मतलब ये विजिबल रेडिएशन की बात कर रहा है। अच्छा, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 5800 इंटू 10 की पावर -10 मीटर होगा क्या? बस इतना सा ही ये क्वेश्चन है, बस एंगस्ट्रॉम कितना होगा, 10 की पावर -10 मीटर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 58 इंटू 10 की पावर -8 मीटर। बोलो हाँ या ना? 58 इंटू 10 की पावर -8 मीटर। क्लियर हो गया सभी को? 58 इंटू 10 की पावर -8 मीटर। अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी तो सभी लोग निकाल सकते हैं मेरे हिसाब से। बी वाला पार्ट मैं आपको पहले करके बता देता हूं। फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? सी बाई लैम्डा। म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी बाई लैम्डा। सी है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड बाई लैम्डा है 58 इंटू 10 की पावर -8 मीटर। 58 इंटू 10 की पावर -8 मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, ये 10 की पावर 8, 10 की पावर -8 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 16 बन जाएगा। मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 3/58 इंटू 10 की पावर 16 हर्ट्ज। अब मान लो, वैसे तो मैं आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बता देता हूं, लेकिन यही अगर एग्जाम में आ गया तब क्या करोगे? ठीक है ना, देखो मैं ध्यान से मैं आपको ये भी बता रहा हूं भाई एग्जाम में क्या करना है। वैसे तो मैं कैलकुलेट करके बता दूंगा। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3/58 इंटू 10 की पावर 16 हर्ट्ज आएगा। अब वैसे तो इसको एग्जैक्टली सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया, मतलब ये वैल्यू अगर देख लेते हैं, ठीक है, सोल्व करेंगे इसको, लेकिन लेट्स से कि एग्जाम में आ गया, अब क्या करें भाई? अब 3/58 को सोल्व करने जाओगे तो आपके तो 1 मिनट कम से कम खराब हो गया। तो एग्जाम में यार 58 को 60 मान लो, अप्रोक्सीमेट जुगाड़ तो लगा सकते हो ना, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में तो हमको ऑप्शन ही टिक करने हैं, और ऑप्शन टिक करने हैं तो कभी भी ऑप्शन इतने क्लोज नहीं होते हैं, तो आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा। तो एग्जाम में आ गया तो म्यू की वैल्यू आप क्या लिख दो? 3/60 इंटू 10 की पावर 16 हर्ट्ज। अब 3/60 है तो ये 1/20 हो गया इंटू 10 की पावर 16 हर्ट्ज, या फिर 0.05 इंटू 10 की पावर 16 हर्ट्ज, या फिर 5 इंटू 10 की पावर 16 हर्ट्ज। मतलब ये वैल्यू आंसर जो है वो 5 के समथिंग आसपास ही आएगा। 5 इंटू 10 की पावर 16 है तो 5 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर 16 आ जाएगा। अब मैं आपको एक्चुअली कैलकुलेट करके बता देता हूं, ठीक है। एक्चुअली कैलकुलेट करके अगर हम लोग देखेंगे 3/58 ना, 3/58 तो ये कितना आ रहा है यार? 0.0517 इंटू 10 की पावर 16। अब इतना कैसे कैलकुलेट करोगे यार? 5.17 इंटू 10 की पावर 16 हर्ट्ज। अब 5.17 और 5 में क्या डिफरेंस है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा। और ऑप्शंस में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ऑप्शन है 5 इंटू 10 की पावर 16 और एक है 5.1 इंटू 10 की पावर 16। ऑप्शंस में जो हमको देखने को मिलेंगे, ऑप्शन ए मिलेगा भाई 5.17 इंटू 10 की पावर 16, एक होगा 7.8 इंटू 10 की पावर 16, 10 की पावर 16 नहीं, 10 की पावर 14 है ना, ये 10 की पावर 14 आएगा यार। 5.17 ये 10 की पावर 14 आएगा, 10 की पावर 14, इधर भी 10 की पावर 14। ऑप्शन ए है 5.17 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ऑप्शन बी है 7.83 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ऑप्शन सी है 2.87 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। और ऑप्शन डी है 9.83 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। अब मतलब एग्जाम में ऐसे ऑप्शंस दे दिए, अब आप 3/58 को एग्जैक्टली सोल्व करने जाओगे और फिर ये आंसर निकालोगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो आप 3/58 को 3/60 मान लो। 3/60 मान लिया मतलब 1/20, 1/20 मतलब 0.05, और 0.05 है मतलब क्या हो गया? 0.05 है मतलब क्या हो गया? 0.05 इंटू 10 की पावर 16 है तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर 14 हो जाएगा यार। क्या हो जाएगा बोलो? 5 इंटू 10 की पावर 14। 5 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। बात समझ आई? क्लियर हो गया सभी को? तो कैसे जुगाड़ लगाना है वो बात भी समझ में आ गई। अच्छा, अब एक क्वेश्चन इसमें और पूछा यार, ये वेव नंबर क्या होता है? एक क्वेश्चन और क्या पूछा है कि भाई वेव नंबर क्या होगा? तो वैसे तो मैं फॉर्मूला बता देता हूं, फिर डेफिनेशन भी बता दूंगा। तो वेव नंबर इज नथिंग बट 1/λ, बस लैम्डा का उल्टा कर दो, दैट इज वेव नंबर। तो यहां पर
जो वेव नंबर है, ठीक है, वेव नंबर, क्या बोल रहे हैं, वेव नंबर, वेव नंबर, उसका डेफिनेशन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 मीटर, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 मीटर। 1 मीटर लंबाई में कितनी वेव्स बन जाएंगी, 1 मीटर लंबाई में कितनी वेव्स बन जाएंगी, ये वेव नंबर होगा। और जो वेव नंबर होता है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं म्यू बार। देखो म्यू अलग था, वो फ्रीक्वेंसी था, ये म्यू बार है, तो म्यू बार इज 1 अपॉन लैम्डा। तो बस 5800 जो एंगस्ट्रॉम था उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो मतलब 1 अपॉन ये 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। अच्छा, इसका यूनिट क्या आएगा, मीटर इनवर्स आएगा। मीटर इनवर्स में भी देखने को मिल सकता है या सेंटीमीटर इनवर्स में भी देखने को मिल सकता है। तो वैल्यू कितनी आएगी यार, ऊपर चला जाएगा 10⁻10 डिवाइड बाई 5800, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10⁸ डिवाइडेड बाई 58, या फिर इसको मैं लिख दूंगा 1/58 इंटू 10⁸, और यूनिट हो जाएगी मीटर इनवर्स। अब 1/58 देख लो बस कितना आएगा, 1/58 देख लो, 1/58 हो जाएगा 0.017, 1/58 की वैल्यू होती है 0.017। इसको भी 1/60 मान सकते हो, तो ये वैल्यू 1.7 इंटू 10⁶ मीटर इनवर्स, ये अपना वेव नंबर आ जाएगा। ठीक है, 1.7 इंटू 10⁶ मीटर इनवर्स। यहीं पर सेंटीमीटर इनवर्स में फाइंड आउट करना होता तो लैम्डा की वैल्यू सेंटीमीटर में लिख देते, तो सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाता। बात समझ में आई यार सभी को, क्लियर है, अंडरस्टूड। तो वेव नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 मीटर, तो यूनिट मीटर इनवर्स में आएगी। नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर, तो यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स में आएगी। और वेव नंबर की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन लैम्डा होती है। ठीक है, वेव नंबर इज 1 अपॉन लैम्डा। क्लियर हो गया, नोट करो यार इसको, नोट कर लिया यार सभी ने, नोट कर लिया। अब हम लोग एक बहुत और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज फोटोन। ये फोटोन क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, और ये प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन कैसे हमारे काम आएंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन जो है वो कैसे हमारे काम आएंगी जब हम लोग आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें। तो मैंने बताया कि भाई जो लाइट है वो एक वेव होती है ना। फिर कुछ लोगों ने बताया कि यार लाइट एक वेव तो होती है, मान लेते हैं, लेकिन हमें लगता है कि लाइट एक पार्टिकल भी है, मतलब लाइट में पार्टिकल नेचर भी होता है। जैसे मैं एक पार्टिकल हूं, ये पेन पार्टिकल है, वैसे लाइट भी एक पार्टिकल होती है, बहुत 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 छोटे पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इस पार्टिकल नेचर को प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो वो बताता है कि हाँ भाई पार्टिकल नेचर पाया जाता है लाइट में। तो बाद में मतलब अभी आज के दिन सिचुएशन ये है कि ऐसा मानते हैं कि भाई लाइट में पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, मतलब ड्यूअल नेचर है। तो वो बातें हम लोग बाद में करेंगे। हम लोगों को तो सिंपल सी बात एक समझनी है, वो ये है कि लाइट के अंदर छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। भाई एक बात बताओ, मान लो आपने पानी लिया, ठंडा पानी, उसको धूप में रख दिया, गर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल गर्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि धूप में उसको एनर्जी मिल रही है, धूप में क्या मिल रहा है उसको, एनर्जी मिल रही है। और अगर भाई साहब धूप में उसको एनर्जी मिल रही है, धूप में उसको एनर्जी मिल रही है, तो यार एनर्जी कौन दे रहा है, मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी चीज प्रेजेंट है जो जिसके पास में एनर्जी है, और उन्हीं पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। तो मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो लाइट जो हमारे आसपास है उसके अंदर छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, ऐसे छोटे 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 एकदम पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, और उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। एक जनरल आइडिया होता है कि उसको हम लोग क्वांटा बोलते हैं, क्वांटा, या फिर हम लोग फोटोन भी बोल देते हैं लाइट के केस में। क्या बोल देते हैं, फोटोन। इसीलिए अगर आपने कभी पढ़ा हो कि लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती हैं उनको हम लोग फोटो रिएक्शंस बुलाते हैं या फोटोकेमिकल रिएक्शंस बुलाते हैं। तो वो जो वर्ड आता है फोटो, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, तो उसमें फोटो वर्ड जो है वो एक्चुअली फोटोन से ही रिलेटेड होता है। तो क्या बोलेंगे कि लाइट के अंदर छोटे छोटे
पैकेट्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बताना भाई? लाइट के अंदर छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है विच आर नोन एज फोटॉन्स। तो यहां पर मैं पॉइंट लिखता हूं, और वो क्या पॉइंट लिखूंगा, एज पर, ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं जो मतलब एकदम सिंप्लीफाइड मैं करके बता रहा हूं कि एज पर द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, small packets of energy are present inside light, या फिर बेसिकली लाइट खुद ही वो पैकेट ऑफ एनर्जी है। सो एज पर द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट सम स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर प्रेजेंट इनसाइड लाइट विच आर नोन एज फोटॉन्स, विच आर नोन एज फोटॉन्स, जिनको हम लोग क्या बुलाते हैं बोलो? फोटॉन्स बुलाते हैं। और वो जो फोटोन की एनर्जी है ना, एक फोटोन की एनर्जी, जैसे अगर तुम एक रूम में देखोगे तो जितनी लाइट है उसमें बहुत सारे करोड़ों बिलियन मिलियन ट्रिलियंस ऑफ फोटोन्स है। तो एक फोटोन की जो एनर्जी है ना वो लाइट की फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। वही तो मैं आपको बता रहा था अभी कि एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, लेकिन वेवलेंथ फिर अपोजिट होता है ना। तो क्या बोलेंगे, क्योंकि पैकेट ऑफ एनर्जी है तो उसकी कुछ एनर्जी भी होगी। जैसे मेरे शरीर पे अभी लाइट गिर रही है तो मेरे शरीर पे बहुत सारे करोड़ों फोटोन्स गिर रहे हैं, तो तुम बोलोगे सर आप जल क्यों नहीं रहे हो, आप मर क्यों नहीं रहे हो, आप मर जाओ। ऐसा हो सकता है, कुछ लोग बोलते सर आप मर क्यों नहीं जाते हो, लेकिन क्योंकि उन फोटोन्स की एनर्जी बहुत 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 कम है, तो भाई साहब कुछ नहीं हो रहा है मुझे। लेकिन यहीं पर मैं आग के पास में चला जाऊंगा तो उन फोटोन्स की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, तो मुझे गर्मी लगने लगेगी। एकदम आग के अंदर ही बैठ जाऊंगा तो भाई साहब वो जला ही देगा मुझे सब कुछ, ठीक है ना। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी या फिर म्यू। एनर्जी ऑफ वन फोटोन किसके प्रोपोर्शनल होगा? फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं यहां पर यह बोल सकता हूं कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, या फिर E इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो E की वैल्यू सम कांस्टेंट होगा h म्यू, एंड दिस h इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, E इज इक्वल टू h म्यू, ठीक है। पहले भी आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लो। क्या है बोलो? E इज इक्वल टू h म्यू। E क्या है यहां पर? एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। म्यू क्या है बोलो? उसकी फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट रे जिसके अंदर के फोटोन्स की बात कर रहे हैं। और h क्या है? h क्या है बोलो? प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है बताना? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जो होती है वो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और यूनिट होती है जूल इंटू सेकेंड। ये वैल्यू आपको याद रखनी है यार, वैसे एग्जाम वगैरह में दी रहती है लेकिन अपने को पता होनी चाहिए प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। क्लियर हो गया? अंडरस्टूड? तो एक बात बताओ, एक फोटोन की एनर्जी होती है h इंटू म्यू, तो एनर्जी इज इक्वल टू h म्यू। ये एक फोटोन की एनर्जी है। दो फोटोन की एनर्जी निकालेंगे तो 2 इंटू एच म्यू, 3 फोटोन की एनर्जी निकालेंगे तो 3 इंटू एच म्यू, 4 फोटोन की एनर्जी निकालेंगे तो 4 इंटू एच म्यू। भाई एक फोटोन की एनर्जी है ना एच म्यू, तो अब ऐसे करोड़ों फोटोन्स है तो करोड़ों फोटोन्स की एनर्जी निकालनी है तो जितने भी फोटोन है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो लेट्स से अगर मैं बोला हूं कि एनर्जी ऑफ n फोटोन्स, एनर्जी ऑफ n फोटोन्स क्या हो जाएगी? n इंटू एच म्यू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बोलो? भाई 5 फोटोन है तो 5 इंटू एच म्यू, 6 फोटोन है तो 6 इंटू एच म्यू, 10 फोटोन है तो 10 इंटू एच म्यू। अच्छा, और म्यू की वैल्यू अगर किसी को याद हो तो c बाई लैम्डा थी, तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन जो है वो एच सी बाई लैम्डा भी हो सकता है। h इंटू म्यू, म्यू की वैल्यू c बाई लैम्डा पुट कर दो तो E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। क्या हो जाएगा बोलो? E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। बोलो हाँ या ना? सही है, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? एच सी बाई लैम्डा। क्लियर हो गया सभी को? अच्छा जी,
यहां पर n इंटू एच म्यू लिख सकते हैं या n इंटू एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, उससे ज्यादा समझ में आएगा। ये अगेन फिर से वही बात, एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल से बेस्ट एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं। और आप लोग खुद बोल रहे हो कि भाई एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल्स करवाओ, तो एनसीईआरटी की चीजें हम लोग करवा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 2.6 एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है भाई, थोड़ा ध्यान से समझना। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स हैविंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो कुछ लोग क्या करेंगे, यहां पर एच म्यू कर देंगे, एच इंटू म्यू कर देंगे। आप मुझे बताओ एच इंटू म्यू कर दोगे तो आंसर सही आएगा या गलत आएगा? सही आएगा तो क्यों सही आएगा, गलत आएगा तो क्यों गलत आएगा? बताओ यार। देखो भाई, अगर आप एच इंटू म्यू कर दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि एक्चुअली एच इंटू म्यू करोगे तो एक फोटोन की एनर्जी आएगी, लेकिन हमारे पास में कितने फोटोन्स है? 1 मोल ऑफ फोटोन्स। अरे वाह 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 वाह, क्या है? 1 मोल ऑफ फोटोन। 1 मोल से कुछ याद आ रहा है क्या? देखो मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 3। वो 1 मोल 10 भी हो सकते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, 1 मोल फोटोन्स भी हो सकते हैं। सो 1 मोल ऑफ फोटोन्स, पहले तो यही समझना जरूरी है कि 1 मोल ऑफ फोटोन्स, देखो पहला चैप्टर अब काम आया कि नहीं आया, इसीलिए वो पहला चैप्टर पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था वो चैप्टर पढ़ाते टाइम कि वो चैप्टर में से क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्टली ना आए, लेकिन आगे जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें मोल कहीं पर दे दिया, अब आपको पता ही नहीं है मोल क्या आता है तो अटक गए। तो इसलिए वो चैप्टर पहले पढ़ते हैं ताकि अगले चैप्टर्स में आपकी लाइफ क्या हो जाए, आसान हो जाए। सो 1 मोल ऑफ फोटोन्स मतलब 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 फोटोन्स। बोलो हाँ या ना। इतने फोटोन्स की एनर्जी हमको निकालनी है, तो पहले एक फोटोन की तो एनर्जी निकाल लो। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितना हो जाएगा? h इंटू म्यू, मतलब 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 इंटू म्यू की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर 14, और ये वैल्यू जूल में आएगी। तो एनर्जी ऑफ इतने फोटोन्स कितना आएगा? एनर्जी ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 फोटोन्स कितना आएगा? देखो कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ सकती है, लेकिन देखो तो सही कितना आएगा। तो जो ये एनर्जी है उसको 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इतने फोटोन्स हो गए। एन की वैल्यू हो गई इंटू एच, मतलब 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और इंटू म्यू की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर 14, ये वैल्यू आएगी। n इंटू एच इंटू म्यू, n इंटू एच इंटू म्यू, तो ये वैल्यू कितनी आई देखो ना यार, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, n की वैल्यू इंटू एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, और इंटू सी की एच म्यू की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर 14। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू हम लोग देख लेंगे। इसको 6, देखो एग्जाम में करना होगा तब तो इसको 6 मान लो, इसको 6.5 मान लो, या इसको 5 मान लो, ऐसे करके कर सकते। एग्जैक्टली सोल्व करना है तो 6.022 इंटू 6.626 इंटू 5, 10 की पावर देख लो बस पहले। ये 10 की पावर 23 और ये 10 की पावर 14 कितना आया बोलो? 10 की पावर 23 और 10 की पावर 14, 10 की पावर 37 आ गया कि नहीं आ गया? और ये है 10 की पावर माइनस 34, तो 10 की पावर माइनस 34 और ये 10 की पावर 37। अब ये वैल्यू हम लोग सोल्व कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं सोल्व करके। ये वैल्यू एक बार सोल्व कर लेते हैं, तो कितना आ गया? कितना आ गया बोलो? 6.022 इंटू 6.626 और इंटू 5, 199.5 आ गया। ये वैल्यू कितना आ गया? 199.5, या फिर 200 मान लो। ये वैल्यू कितना आ गया? 199.5 आ गया ये वैल्यू, और इंटू कितना हो जाएगा? 10 की पावर 3 जूल। तो मैं क्या 199.5 किलो जूल लिख सकता हूं क्या, या फिर 200 किलो जूल लिख सकता हूं अप्रोक्सीमेटली? ये अपना 1 मोल फोटोन्स का एनर्जी आ जाएगा, इतना एनर्जी आएगा यार। बोलो क्लियर है क्या सभी को? बात समझ में आई? बोलो क्लियर है? देखो एक फोटोन की एनर्जी देखो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, खाली एक चीज दी हुई है फ्रीक्वेंसी, तो h इंटू म्यू कर दोगे तो एक फोटोन की एनर्जी आएगी। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन विल बी h म्यू, लेकिन हमारे पास में कितने फोटोन्स है? 1 मोल ऑफ फोटोन है। 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 फोटोन्स, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस सिंपल सोल्व कर लेंगे। समझ में आया बात?
10 की पावर 3 जूल है तो उसको किलो जूल भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन मतलब आपके ना स्कूल एग्जाम में पूछे जाने के सीधे सीधे चांसेस हैं। प्रॉब्लम नंबर 2.7 है, अगेन एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ठीक है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है और सीधा सीधा आपके स्कूल में पूछा जा सकता है ये सेम टू सेम प्रॉब्लम। मतलब बोला है कि एक बल्ब ऐसा है ना, अगेन मेरी ड्राइंग जो है वो काफी खराब है, ये लग रहा है पेड़ है, बल्ब है हमारे पास में, मतलब ठीक है ऐसा मान लेते कुछ ऐसा है, और ये क्या कर रहा है, बल्ब क्या करता है बोलो यार, लाइट इमिट करता है भाई, ऐसे ये लाइट इमिट कर रहा है। और इस बल्ब के बारे में क्या बोला कि ये 100 वाट का बल्ब है, बल्ब जला ले 0 वाट का, तो बल्ब क्या है बोलो, ये 100 वाट का है, मतलब इसकी पावर है 100 वाट। अच्छा 100 वाट का मतलब समझते हो क्या, जो पावर दी हुई है वो 100 वाट है, 100 वाट है, मतलब एक तरह से 100 जूल पर सेकंड है, मतलब ये एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी इमिट कर देता है। तो ये बोल रहा है कि 100 वाट बल्ब इमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब। मतलब ये बोल रहा है कि भाई ये जो बल्ब है ना ये फोटॉन्स इमिट कर रहा है, ऑब्वियसली क्योंकि लाइट इमिट कर रहा है तो एक तरह से फोटॉन्स इमिट कर रहा है। और इन सभी जैसे मान लो ये एक फोटोन है, 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 ऐसे बहुत सारे फोटोन्स इमिट करेगा, सभी की मोनोक्रोमेटिक मतलब सेम वेवलेंथ वाले, मोनोक्रोमेटिक मतलब सेम वेवलेंथ वाले, सिंगल वेवलेंथ वाले, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ वाले फोटोन्स इमिट कर रहा है। ये सारे के सारे फोटोन्स जो हैं वो सेम वेवलेंथ के हैं, सिंगल वेवलेंथ के हैं, और इनके लैम्डा की वैल्यू कितनी है 400 नैनोमीटर है। तो बताना कि भाई एक सेकंड में ये कितने फोटोन्स इमिट कर रहा है, एक सेकंड में कितने फोटॉन्स इमिट कर रहा है ये हमको बताना है। तो एक सेकंड में एनर्जी कितनी रिलीज कर रहा है, 100 जूल रिलीज कर रहा है, ठीक है भाई, पावर जो है वो 100 वाट है, इसका मतलब एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है। सो एनर्जी रिलीज्ड बाय बल्ब इन 1 सेकंड कितना है बोलो, 100 जूल है। एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी इमिट कर रहा है, यही तो बात है, एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी इमिट कर रहा है, यही तो बात है। अब मैं मान लेता हूं कि वो एक सेकंड में x फोटॉन्स इमिट करता है। लेट्स अज्यूम नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय बल्ब इन 1 सेकेंड, हम लोग मान लेते हैं x, या फिर कई कई जगह पर n भी मान लेते हैं, कुछ भी कर सकते हो आप, x मान लो तो है ना, अपने को x थोड़ा ज्यादा पसंद है तो अपन x मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय बल्ब इन 1 सेकेंड विल बी x, मतलब जो बल्ब है वो एक सेकंड में x फोटॉन्स इमिट कर रहा है, एक सेकंड में x फोटॉन्स, अगले सेकंड में फिर से x, अगले सेकंड में फिर से x, और हर सेकंड 100 जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो वो जो 100 जूल है वो एक्चुअली उन x फोटॉन्स की तो एनर्जी है। अरे भाई जितने फोटॉन्स इमिट करता जाएगा उन्हीं की कुछ एनर्जी होगी, वो सारी मिला के 100 जूल आ रही होगी एक सेकंड में। सो दिस इंप्लाइज एनर्जी ऑफ दीज एक्स फोटॉन्स, एनर्जी ऑफ दीज एक्स फोटॉन्स वो कितना आएगा, 100 जूल आएगा, क्योंकि यही तो मतलब है कि एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी इमिट कर रहा है। भाई 100 वाट का बल्ब है, मतलब एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी इमिट कर देता है, और वो जो 100 जूल है वो एक्चुअली उन एक्स फोटॉन्स की एनर्जी होगी। अच्छा एनर्जी ऑफ दीज एक्स फोटॉन्स कितना हो जाएगा, x इंटू एच म्यू होगा कि नहीं होगा बोलो, दैट इज इक्वल टू 100 जूल, या फिर x इंटू एच सी बाई लैम्डा, क्योंकि हमको लैम्डा दिया हुआ है, क्योंकि एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच सी बाई लैम्डा होती है, तो x इंटू एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू 100। ये बात समझ में आई क्या? ये क्या हो गया, एक फोटोन की एनर्जी, अरे एच म्यू था उसको एच सी बाई लैम्डा भी तो लिख सकते हो, तो एक फोटोन की एनर्जी इतनी है, x फोटॉन्स की एनर्जी x इंटू एच सी बाई लैम्डा, और एक सेकंड में x फोटॉन्स इमिट कर रहा है, मतलब इन सारे x फोटॉन्स की एनर्जी मिला के कितनी होगी, 100 होगी। बस अब इसको सोल्व कर लो, तो x इंटू h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर -34, अच्छा जी, इंटू c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8, अच्छा जी, डिवाइड बाई लैम्डा की वैल्यू बोलो, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर मतलब 400 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, मतलब 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। तो x इंटू एच सी बाई लैम्डा 4 इंटू 10 की पावर -7, और ये अपना आ गया 100 जूल। ठीक है, अब इसको देखो सोल्व करने का बहुत आसान सा तरीका है।
जो नंबर है वो मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 100 इंटू ये आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -7 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 6.626 इंटू 10 की पावर -34 और मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10 की पावर 8। पावर को अलग सोल्व कर लो, ध्यान से समझना। ये 4 बचेगा, ये 4 बच गया जी, डिवाइडेड बाई ये 6.62 बचेगा तो 6.626 6.626, अरे वाह 6.626 इंटू 3, ये तो नंबर्स हो गए। पावर की बात करेंगे तो देखो ऊपर जो 10 की पावर बनेगी वो कितनी बनेगी, ये 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर -5, 10 की पावर -7 है, ये 10 की पावर 2, ये 10 की पावर -7, तो 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाई नीचे पावर कितनी बनेगी, ये -34 है, ये 8 है, ये 10 की पावर -34, ये 10 की पावर 8, तो नीचे वैल्यू बन गई कितनी, 10 की पावर -26। बोलो हाँ या ना, सही है क्या? अरे भाई 26 और 8 34 होते हैं, तो 10 की पावर -34 है, ये 10 की पावर 8 है, तो नीचे 10 की पावर -26। अच्छा, ये वैल्यू को अपन एक बार सोल्व कर लेते हैं यार, है ना, ये वैल्यू को एक बार सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा अपना काम आसान हो जाएगा, है ना। ये वैल्यू को एक बार सोल्व कर लेंगे तो अपना काम आसान हो जाएगा। तो ये है 4 डिवाइडेड बाई 6.626, एग्जैक्ट सोल्व करके बताता हूं मैं, और डिवाइडेड बाई 3, तो 0.201 है ये वैल्यू। ये वैल्यू कितनी आ रही है, 0.201, तो 0.201 इंटू ऊपर 10 की पावर -5, नीचे 10 की पावर -21, 10 की पावर -26। अब कितना होगा, ये 10 की पावर -26 है, तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +26 बन जाएगा, मतलब 0.201 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -26 है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +26। अब ये वैल्यू कितनी आ गई बोलो, ये वैल्यू कितनी आ गई, 10 की पावर 21 आ गई, मतलब 0.201 इंटू 10 की पावर 21, या फिर 2.01 इंटू 10 की पावर 20। इतने सारे फोटोन्स इमिट कर रहा होगा एक बल्ब एक सेकंड में, 2.01 इंटू 10 की पावर 20 फोटोन्स। बात समझ में आई? और हर बार ऐसा ही करना है, बस हमसे क्वेश्चन में क्या डिफरेंस दे सकते हैं कि लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट दे देंगे और जो वाट है वो डिफरेंट दे देंगे। 100 वाट की जगह पर बोलेंगे 200 वाट का बल्ब है, तो यहां पर इक्वल टू 200 कर दोगे, 300 वाट का बल्ब है इक्वल टू 300 कर दोगे, और या फिर वेवलेंथ डिफरेंस देंगे, उसके अलावा कुछ डिफरेंस दे ही नहीं सकते। तो मतलब आपको क्या करना है, एक्स फोटोन्स मानने हैं, और एक्स इंटू एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या कर दोगे, जितना पावर दिया हुआ है, तो x इंटू एच सी बाई लैम्डा विल बी द पावर ऑफ द बल्ब। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लो, फिर से मैं बता देता हूं। ए 100 वाट बल्ब, 100 वाट का मतलब है कि 100 जूल पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में वो 100 जूल एनर्जी इमिट कर देता है, और वो जो फोटोन्स इमिट कर रहा है उनकी वेवलेंथ कितनी है, 400 नैनोमीटर, मतलब 400 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, या फिर 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। जो ये फोटोन्स इमिट कर रहा है उसकी वेवलेंथ के बारे में बता दिया। अब क्योंकि हम लोग मान रहे कि एक सेकंड में वो x फोटोन्स इमिट कर रहा है, तो उन x फोटोन्स की जो एनर्जी होगी ना वो हमारी 100 जूल के इक्वल होगी, और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, h म्यू या फिर h c बाई लैम्डा। मतलब ये आपको याद रखना ही है, E इज इक्वल टू h म्यू या फिर E इज इक्वल टू h c बाई लैम्डा। ये फॉर्मूला तो आप याद रख लो, अगर फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, वेवलेंथ दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? चलो अब मैं आपको एक दो छोटी छोटी बातें बता देता हूं, आपको एक दो छोटी छोटी बातें बता देता हूं। जैसे E इज इक्वल टू मान लो एच सी बाई लैम्डा हम लोग करते हैं, और लैम्डा की वैल्यू मीटर में पुट करते हैं। देखो H की वैल्यू जितना भी होगा 6.626 इंटू 10 की पावर -34, तो जूल इंटू सेकेंड। C की वैल्यू मीटर पर सेकंड, और डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू मीटर में पुट करेंगे तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, सेकंड से सेकंड इनवर्स, आंसर किस में आएगा, जूल में आएगा। लेकिन कभी कभी जो कि हमें काम आएगा आगे, हमें एनर्जी जूल में ना निकालते हुए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी पड़ती है। किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब मैं आपको अगर बताऊं तो बात यह है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है। ये आपको याद रखना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी क्या बोला, ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ठीक है जी। अब अगर मैं E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा वाला फॉर्मूला लगाऊं तो आंसर मेरा जूल में आएगा, और फिर उस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकता हूं। ये तो एक रास्ता हुआ। एक दूसरा रास्ता भी है, और ये शॉर्टकट है, और ये शॉर्ट ट्रिक है।
क्या है ये? शॉर्ट ट्रिक है कि जो अपना एनर्जी है वो कितना आ जाएगा 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा। अगर हम लोग डायरेक्टली लैम्डा की वैल्यू किस में पुट करेंगे? एंगस्ट्रॉम में, और यहां पर जो एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको यूज करना पड़ सकता है भाई। अगर आपको वेवलेंथ की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में दे दी तो आप कायदे से क्या करोगे? आप बोलोगे भाई ठीक है एंगस्ट्रॉम में है तो मीटर में कन्वर्ट करो, फिर एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा वाला फॉर्मूला लगाओ, उससे जूल में आएगा, और फिर उस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो। मैं क्या बोल रहा हूं, आप सीधा ही डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। एनर्जी इज इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा, अगर लैम्डा किस में दिया हुआ है? एंगस्ट्रॉम में, और उससे जो एनर्जी आएगी वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मान लो कि हमको दिया कि एक फोटोन है जिसका वेवलेंथ कितना है 124 एंगस्ट्रॉम। अब उसका एनर्जी वैल्यू निकालो। तो दो रास्ते हैं, एक लंबा रास्ता एक छोटा रास्ता। लंबा रास्ता बड़ा लंबा भी है और फालतू का रास्ता भी है जो काम ही नहीं आएगा। हम छोटे रास्ते की तरफ चलेंगे। जब 124 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा लो और उससे आंसर जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा 124, और एंगस्ट्रॉम में पुट करना। यहां पर ऐसा नहीं करना कि मीटर में पुट करना, एंगस्ट्रॉम में पुट कर दो। तो एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई बोले यार मुझे 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए नहीं, मुझे तो जूल में चाहिए, तो जूल में निकाल लो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, तो जूल में आ जाएगा 100 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो जूल में भी आ सकता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 17 जूल आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया सभी को? एक सेकंड एग्जांपल कर लेते हैं, एक सेकंड एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो लैम्डा की वैल्यू दे दी मुझे 62 नैनोमीटर। क्या दे दिया? 62 नैनोमीटर। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई क्या पुट करें। तो मैंने जो फॉर्मूला बताया है उसमें लैम्डा हमें एंगस्ट्रॉम में पुट करना पड़ता है। किसमें? एंगस्ट्रॉम में। तो 62 नैनोमीटर मतलब 620 एंगस्ट्रॉम हो गया क्या? जिन लोगों को नहीं समझ में आया है 620 एंगस्ट्रॉम कैसे हुआ बता देता हूं एक बार। भाई 62 नैनोमीटर है मतलब 62 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर। बोलो हाँ या ना? 62 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर, या फिर इसको लिख सकता हूं 620 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। और जो 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है यही तो होता है एंगस्ट्रॉम। तो वैल्यू 620 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। अरे फ्रीक्वेंसी जो वेवलेंथ का जो रेंज मैंने बताया था 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, तो जो एंगस्ट्रॉम में क्या था तो 400 नैनोमीटर को क्या लिखा था 4000 एंगस्ट्रॉम लिखा था। वैसे 62 नैनोमीटर को क्या लिख सकते हो 620 एंगस्ट्रॉम। तो यहां से अपना एनर्जी कितना आ जाएगा 12400 और डिवाइड बाई एंगस्ट्रॉम में पुट करना है तो 620 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि क्वेश्चंस में हमें एंगस्ट्रॉम में दिया रहेगा मोस्टली। तो देखो ना 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, 62 से कैंसिल आउट हो गया तो 22 हो जाएगा क्या? 62 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आएगा, नहीं 2 आएगा, तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी कितना आएगा 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। और तुम बोलो सर मुझे तो जूल में चाहिए, तो जूल में निकाल लो भाई। 20 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो 1.6 इंटू 20 करोगे तो 32 आ जाएगा, 32 इंटू 19 जूल आ जाएगा, या फिर 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने पहले आपको वेव की प्रॉपर्टीज बता दी, वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी, फ्रीक्वेंसी क्या रहता है c बाई लैम्डा रहता है वो भी बता दिया। एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करेंगे तो h म्यू भी लिख सकते हो, और फिर उसी म्यू को c बाई लैम्डा लिख दोगे तो वो hc बाई लैम्डा भी हो जाएगा। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या होता है h म्यू या फिर hc बाई लैम्डा। अगर स्टैंडर्ड सब कुछ रखेंगे तो मीटर में पुट करना पड़ेगा और आंसर जूल में आएगा, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम में पुट करता हूं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो 12400 अपॉन लैम्डा पुट कर सकता हूं, और यहां से एनर्जी अपना डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैंने बहुत सारे एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स भी इसमें करवाए हैं। अब हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू सो मच।